वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, फिर से आपका स्वागत करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों जल्दी से एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए कि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, कि आप मुझे देख पा रहे हैं। बच्चों फिर हम आज की इस बेहतरीन क्लास को जो है आपके सामने पेश करना चाहेंगे। बच्चों क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए बच्चों। उसके बाद अपने आप को कमेंट सेक्शन से दूर कर लेंगे। और आज की क्लास में बच्चों हम टारगेट लेकर चल रहे हैं। हम दो डिसऑर्डर्स डिस्कस करना चाहेंगे। एक है बच्चों मलेरिया एंड द अदर वन इज कैंसर। जल्दी से एक बार आप मुझे इंडिकेट कर दीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। मैं फिर से बच्चों आपको जो है थोड़ा सा उसका पोर्शन रिवाइज करवा रहा हूं। जब भी आप चैप्टर को रिवाइज करें कुछ इसी अंदाज में बच्चों आप इसको रिवाइज कीजिएगा। हमने चैप्टर शुरू किया था बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आप मेरे जो है नोट्स को थोड़ा सा रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए बच्चों। हमारे नोट्स का जो पहला पेज था वो हेल्थ को लेकर था, वो आपको याद होना चाहिए बच्चों, जिसमें हमने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की बात की थी, हेल्थ की डेफिनेशन की बात की थी, बेनिफिट्स ऑफ बीइंग हेल्दी की बात की थी, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ, और हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स एसेंशियल फॉर अचीविंग एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। तो जो हमारे नोट्स का जो पहला पेज है वो हेल्थ को लेकर था। फिर बच्चों हमारा जो दूसरा पेज था वो डिजीज को लेकर था। आप जो है डिजीज की डेफिनेशन को सोचिए बच्चों, बहुत आराम से पढ़ना चाहते हैं। डिजीज की डेफिनेशन सोचिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों। वहां लिखा हुआ है व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और systems of the body is adversely affected, characterized by various signs and symptoms, we can say that we are not healthy, that is we have a disease। फिर बच्चों मैंने आपको समझाया था कोई भी ऐसा एजेंट जो अपने होने, अपने ना होने, अपने ज्यादा होने, अपने कम होने से डिजीज कॉज कर सकता है बच्चों, उसे कहा जाता है डिजीज कॉजिंग एजेंट। याद कीजिए, फिजिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, न्यूट्रिशनल हो सकता है, या फिर बायोलॉजिकल हो सकता है। याद कीजिए बच्चों, जो बायोलॉजिकल डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथ, प्रोटोजोआ, हम इनको इंक्लूड करते हैं, इन्हीं को कहा जाता है प्यारे बच्चों इन्फेक्शियस एजेंट। इन्हीं को पैथोजेंस कहा जाता है। बेटा ये ऐसे एजेंट्स जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। व्हाट इज इन्फेक्शन? किसी होस्ट की बॉडी में एंटर होना और अंदर जाने के बाद अपने नंबर को इंक्रीज करना, ये प्रोसेस कहलाता है बच्चों इन्फेक्शन। तो मैंने आपको समझा दिया इन्फेक्शियस एजेंट का क्या मतलब है। यहीं से फिर हमने एनसीईआरटी की एक लाइन को पिक किया था बच्चों, एवरीडे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। हर दिन मैं आपको यहीं से जो है रिवाइज करवाता हूं बच्चों। एनसीईआरटी की लाइन याद कीजिए, एवरीडे वी आर एक्सपोज टू लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट। रोजाना बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से, अब ये क्लियर हो गया बच्चों, इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब है बायोलॉजिकल डिजीज कॉजिंग एजेंट। जैसे कि हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, हेलमिंथ और प्रोटोजोन्स की बात कर रहे हैं, तो रोजाना बहुत सारे इन्फेक्शियस एजेंट से हमारा मुलाकात होती है, हमारा आमना सामना होता है। पर मैक्सिमम केसेस में बच्चों हम बीमार नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते हैं? क्योंकि हमारे पास इम्यून सिस्टम है जो हमें उन इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और वो जो लड़ने की शक्ति होती है बच्चों उसे कहा जाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, थोड़ा सा बच्चों आप दोनों टाइप की इम्यूनिटी के बारे में सोचिए। हम आपको समय दे रहे हैं बच्चों, आप अपने आप को और हमें रिजल्ट दीजिएगा बच्चों, है ना। याद कीजिए, इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर चार बैरियर पीपीसीसी, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर। अलग से बच्चों आपको इन्फ्लेमेशन भी जो है इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर याद होना चाहिए। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सोचिए बच्चों, सीएमआई वर्सेस एएमआई, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, सीएमआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मैं आपको समय देना चाह रहा हूं बच्चों, आप जो है एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को सोचिए। फिर से नीट 2025 का क्वेश्चन वहां से था। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर सोचिए बच्चों कि कैसे उसमें चार पेप्टाइड चेन है, कौन सी दो हैवी हैं, कौन सी दो लाइट है, H2L2 कहा जाता है, कहां पर डाई सल्फाइड बॉन्ड से वो जुड़ी होती हैं, कहां एन टर्मिनल है, कहां सी टर्मिनल है, कहां एंटीजन बाइंडिंग साइट वेरिएबल रीजन है, पैराटोप कहां पर कांस्टेंट रीजन है। थोड़ा सोचिए बच्चों, एंटीबॉडीज की 5 अलग अलग क्लासेस होती हैं, उनके बारे में सोचिए।
IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। फिर बच्चों आप एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बारे में सोचिए, उसमें नेचुरल आर्टिफिशियल सोचिए। जल्दी से सोचिए बच्चों कि वैक्सीनेशन जो है वो हमें किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वैक्सीनेशन में याद कीजिए हम एंटीजन को जानबूझकर अपनी बॉडी में एंटर करवा रहे हैं बच्चों आर्टिफिशियली, और एंटीबॉडी और मेमोरी हम खुद ही बना रहे हैं, यानी एक्टिव है। तो वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वैक्सीनेशन का जो प्रिंसिपल है बच्चों वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की मेमोरी वाली जो प्रॉपर्टी है उस पर बेस होता है। थोड़ा आप सोचिए बच्चों, टेस्ट के सिलेबस को लेकर परेशान नहीं होना है, सभी जो है बच्चों टाइम रहते हुए आपको बता दिए जाएंगे ना, तो परेशान ना हो। हमारा फोकस जो है वो टॉपिक पर चलना चाहिए, चलती क्लास में जो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं बच्चों ना, बहुत ईमानदारी से पढ़। तो जो इम्यूनिटी वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर हमने डिस्कस किए थे बच्चों इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स। देखिए कुछ ही समय के अंदर हम पूरे चैप्टर के फ्लो चार्ट को आंखों के सामने से निकाल पा रहे हैं बच्चों, है ना। हमने डिस्कस किया था इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, याद कीजिए। कभी कभी इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से बीमारियां हो जाती हैं। याद कीजिए, एलर्जी है, हाइपर सेंसिटिविटी, बहस, ब्रोंकियल अस्थमा, ही फीवर, एनाफाइलेक्टिक शॉक। कभी कभी याद कीजिए बच्चों जेनेटिकल रीजन या फिर कुछ अदर अननोन रीजन की वजह से हम हायर वर्टिब्रेट्स का इतना एडवांस इम्यून सिस्टम भी सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन में डिफरेंशिएट करने में फेल हो जाता है और सेल्फ के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। और कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं बच्चों? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आप एग्जांपल सोचिए बच्चों, माई एस्थीनिया ग्रेविस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, पर्निशियस अनीमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, हाशिमोटो डिजीज है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, सोरियासिस और विटिलिगो है। ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों। फिर हमने डिस्कस किया था कभी कभी इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है बच्चों, कमजोर हो जाता है, उन्हें कहा जाता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसमें स्किड है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कीजिए, अदा जीन के म्यूटेशन से या फिर अदा एंजाइम की डेफिशिएंसी से। ये जेनेटिक्स बायोटेक का पोर्शन हो गया बच्चों। और एक हमने डिस्कस किया था एड्स के बारे में। आप थोड़ा सोचिए बच्चों, एड्स को लेकर हमने पढ़े थे एड्स पॉइंट। एक चीज समझिए, ये जो हमने इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स पढ़े बच्चों, इन सबका इलाज क्या है? इम्यूनोथेरेपी है। अगर इम्यून सिस्टम हद से ज्यादा काम करे या खुद के खिलाफ काम करे तो हम क्या देंगे बच्चों? इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी। पर अगर इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाए, कमजोर हो जाए, तो हम कौन सी थेरेपी देंगे? इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपी, ऐसा कुछ। फिर हमने बच्चों पिछली क्लास में शुरू किया था कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन, यानी कि बायोलॉजिकल डिजीज कॉजिंग एजेंट्स की वजह से, इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से इंसानों में होने वाली कुछ कॉमन बीमारियों को हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों। उसमें जो है बैक्टीरियल डिजीज हम पढ़ चुके हैं, कम से कम जो है टाइफाइड और निमोनिया के बारे में डिटेल में आपको याद होना चाहिए बच्चों। बाकी दूसरी बैक्टीरियल बीमारी में एग्जांपल्स कम से कम याद करने की कोशिश कीजिए। बेटा हम बैक्टीरिया से होने वाले डिसऑर्डर्स हम पढ़ चुके हैं, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप सोचिए। टाइफाइड तो आपको सोचना पड़ेगा बच्चों, मैरी मेलन के बारे में, साल्मोनेला टाइफी के बारे में, सस्टेंड हाई फीवर 39 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में, विडाल टेस्ट के बारे में, सीवियर केसेस में इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह से डेथ हो सकती है। दिस इज द बेसिक कंक्लूजन ऑफ टाइफाइड। सोचिए बच्चों, गले में दर्द होता है पर फिर भी आपको रिवाइज करवा रहे हैं बच्चों, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू फॉर यू। थोड़ा निमोनिया के बारे में सोचिए बच्चों, इसका जो बैक्टीरिया है वो ड्रॉपलेट और एरोसोल इन्फेक्शन से या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा यूज किए ग्लास या फिर यूटेंसिल्स की वजह से जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, पर उसमें भी कहाँ बच्चों? लंग्स के अंदर, एल्वुलाई के अंदर। गलती ना हो जाए बच्चों, लंग्स की जो एलर्जी है वो अस्थमा है, पर लंग्स का जो इन्फेक्शन है वो निमोनिया है। बाकी याद कीजिए, निमोनिया में जो है डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन हो जाएगा क्योंकि फ्लूइड फिल्ड कैविटी हो जाती है। सोचिए बच्चों, सीवियर केसेस के अंदर जो है ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम होने की वजह से जो लिप्स और नेल्स हैं वो ग्रेइश टू ब्लूइश कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ये हमने बात की थी बच्चों निमोनिया। बाकी बैक्टीरिया से होने वाली और भी डिसऑर्डर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, आप रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, है ना। हमने प्लेग पढ़ा था, हमने टिटनेस के बारे में बात की थी, याद कीजिए, हमने डिप्थीरिया पढ़ा था बच्चों, जिसमें थ्रॉट इन्फेक्शन अलोंग विद सफोकेशन था। सोच पाइए बच्चों। हमने बात की थी बच्चों एक बैक्टीरियल डिसेंट्री, शिगेलोसिस। याद कीजिए, डिसेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? एक्सेसिव ब्लड क्लॉट्स एंड म्यूकस इन द स्टूल या फिर फीकल मटेरियल। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हम पढ़ चुके हैं बच्चों, आप सोचिए।
हेलमिंथ से होने वाली जो है बच्चों, हमने दो पढ़ी थी, एस्केरियासिस, आम भाषा में कहते हैं पेट में कीड़े पड़ना, और हमने बात की थी एलिफेंटियासिस या फिर फाइलेरियासिस। थोड़ा सोचिए बच्चों, एस्केरियासिस में याद कीजिए कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जो एस्केरिस होता है राउंडवॉर्म, उसके एग्स जो हैं वो इंटेस्टाइन में आते हैं, फिर वहां पर आकर वो एडल्ट राउंडवॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिससे इंटेस्टाइनल पैसेज है ब्लॉक हो जाता है बच्चों। कंक्लूसिव वर्ड है ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। बाकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मस्कुलर पेन हो रहा है, फीवर है, वो एक सिम्टम्स हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। याद कीजिए बच्चों, एलिफेंटियासिस जो है, फाइलेरियासिस जो है, वो होता है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर वुचेरेरिया मलाई की वजह से। हमने जो है इंसेक्ट को लेकर बात की थी बच्चों, तो जो एलिफेंटियासिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, वो एक इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो के बाइट से जो है हमारे अंदर ट्रांसमिट होता है, पर मेनली उसमें बच्चों क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये आपको याद होना चाहिए। पर सोचिए बच्चों, उसको भी कुछ ना कुछ तो पसंद है ना, उसको भी कुछ ना कुछ पसंद है। याद कीजिए जो वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है, उसको जो है बच्चों लिम्फेटिक वसेल्स पसंद है, यूजुअली ऑफ द लोअर लिम्स, और जहां चला जाता है वहां पर वो मेनी ईयर्स के लिए रहता है, और धीरे धीरे जो है बच्चों वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस इज द स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। याद कीजिए ग्रॉस डिफॉर्मिटी होती है बच्चों, पूरा ही हमने रिवाइज कर लिया ना। फिर वायरस से होने वाली बीमारी में बच्चों एक तो कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड में याद कीजिए इट इज द इन्फेक्शन ऑफ नोज या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट नॉट द लंग्स बच्चों, है ना। बाकी जो है 3 से 7 दिन में वो कॉमन कोल्ड अपने आप ठीक भी हो जाता है, पर वहां पर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलते हैं। बाकी सोर थ्रोट है, हॉर्सनेस है, टायर्डनेस हो जाती है, हेडेक होता है, कुछ बेसिक सिम्टम है जो जुकाम में देखने को मिलते हैं। चिकनगुनिया और डेंगू भी आपको याद रखना है बच्चों। याद कीजिए चिकनगुनिया, चिकनगुनिया वायरस से, डेंगू डेंगू वायरस से या फ्लावी आर्बो वायरस से। और दोनों का जो है बच्चों वेक्टर जो है वो कौन है, इन्फेक्टेड फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो है। मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें बताई थी। अगर सिर्फ जॉइंट पेन की बात हो रही है तो चिकनगुनिया, जॉइंट पेन के साथ अगर मसल पेन की बात हो रही है बच्चों डेंगू, तो उसमें जो है ऐसा लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हों, इसलिए उसको बच्चों हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, बोन ब्रेक फीवर कहा जाता है बच्चों। हेपेटाइटिस बी के बारे में सोचिए। हेपेटाइटिस बी जो है बच्चों, ये एड्स की तरह एक एसटीडी है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये एक इन्फेक्टेड मदर से वाया प्लेसेंटा बच्चे में जा सकती है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन याद रखिएगा बच्चों, वो जो है एक हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है वो ट्रांसजेनिक यीस्ट की मदद से बनाया जा रहा है, और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हो गई बच्चों, हेलमिन से होने वाली हो गई, वायरस से होने वाली हो गई, फिर हमने बच्चों यहाँ पर फंगस से होने वाली बीमारी की बात की थी, रिंग वॉर्म, दांत खाद खुजली। यहाँ बच्चों फंगस के 3 जनरा हैं, वो आपको याद होने चाहिए, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन। नीट का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। याद कीजिए बच्चों, फंगस की ग्रोथ वहीं पर होगी जहां पर उसको हीट प्लस मॉइस्चर एक साथ मिल जाएगा, वो मॉइस्चर चुरा लेगा, स्किन ड्राई हो जाती है, इचिंग होती है, चमड़ी उतरने लग जाती है, स्केलिंग हो जाती है, वहां पर घाव हो जाते हैं बच्चों, लेजन्स हो जाते हैं, ऐसा कुछ। इलाज क्या है, एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं बच्चों। हमने जो है एथलीट्स फुट के बारे में बात की थी, एक फंगस है टीनिया पीडिस, ये हमने डिस्कस किया था बच्चों। तो बैक्टीरिया, हेलमिंथ, फंगस और वायरस से होने वाले हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों प्रोटोजोआ से होने वाली, इसमें एक हम पढ़ चुके हैं जो कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका से होती है। याद कीजिए जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है बच्चों, और ये क्या करता है, अमीबिक डिसेंट्री करता है, जिसे हम अमीबाइसिस कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका बच्चों, पहली बात तो प्रोटोजोआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो है पैरासाइट है, और यहाँ पर बच्चों डिसेंट्री हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक्सेसिव ब्लड क्लॉट्स एंड म्यूकस इन द स्टूल मटेरियल या फिर फीकल मटेरियल, दैट्स इट। अगर कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से जा रहा है बच्चों, तो प्रोफाइलेक्सिस में बेस्ट क्या हो सकता है, हमें पर्सनल हाइजीन रखना होगा। पूरी क्लास ऑलमोस्ट हमने रिवाइज कर लिया बच्चों।
चलिए बच्चों, प्रोटोजोआ से होने वाली आज की क्लास में हम टारगेट लेकर चल रहे हैं बच्चों। एक तो प्रोटोजोआ से होने वाली लास्ट बीमारी है दैट इज मलेरिया, वो हम डिस्कस करेंगे। और एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कैंसर। तो आइए बच्चों, पहले हम मलेरिया डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर हम कैंसर डिस्कस करना चाहेंगे। मुझे एक बार आप कमेंट सेक्शन में इंडिकेट कर दीजिए कि आप मेरे साथ कनेक्टेड हैं बच्चों, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, क्या आप इस लेक्चर को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं बच्चों। क्या आप हमारी मेहनत को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं बच्चों, क्या आप खुद मेहनत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं इन सभी सवालों का जवाब जो है वो यस सर होना चाहिए, तभी वो इस चीज को इंडिकेट करेगा कि हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं बच्चों ना। और वो डायरेक्शन है टुवर्ड्स माँ, दैट्स इट। चलिए बच्चों, अब हम प्रोटोजोआ से होने वाली, और आज का लेक्चर बच्चों आप कोशिश कीजिएगा क्लास में आपको याद भी होना चाहिए ना, बहुत आराम से पढ़ेंगे। टारगेट है हमारा वही 4:55 तक जो है ऑफिशियल टाइम तक हम दोनों डिसऑर्डर डिस्कस करना चाह रहे हैं। चलिए बच्चों, आप कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए, थैंक यू सो मच। सुने बच्चों, पहले हम प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मलेरिया। पहला पॉइंट तो बच्चों वही पैथोजन, पहला पॉइंट बच्चों पैथोजन समझिए। मलेरिया जो है बहुत आराम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, कहने को टारगेट है तो बच्चों कोशिश करेंगे कि एक फ्लो में जो है कंप्लीट होना चाहिए। अब मेरे साथ जुड़ जाइए आप। और बच्चों आपको पता है एनसीईआरटी में जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को लेकर जो है पूरा जो है एक पेज पर जो है ऑलमोस्ट उसको कवर करके बना रखा है बच्चों। तो इसलिए मलेरिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ही आराम से आपको जो है समझा दूंगा। और कैंसर को फिर हम डिस्कस करना चाहते हैं, ये आज की क्लास का टारगेट है बच्चों ना। तो मुस्कुराहट के साथ आइए पहले पढ़ते हैं मलेरिया, फिर हम कैंसर डिस्कस करेंगे। सुने, पहले बात तो जो मलेरिया जो है वो जो है प्लाज्मोडियम से होने वाली जो है बीमारी है। मलेरिया जो है बच्चों ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका से तो होती है अमीबिक डिसेंट्री, तो मलेरिया जिस प्रोटोजोआ से होती है बच्चों उसे हम कह रहे हैं प्लाज्मोडियम। तो याद रखेंगे मलेरिया का जो कॉजेटिव एजेंट है, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो कौन है, वो प्लाज्मोडियम है। तो मलेरिया बेटा जिस पैथोजन से होती है उसका नाम क्या है, ये प्लाज्मोडियम है। अब समझिए प्लाज्मोडियम की बच्चों अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। प्लाज्मोडियम की भी जो है अलग अलग स्पीशीज पाई जाती है बच्चों, जैसे कि प्लाज्मोडियम ओवेल हो सकता है, प्लाज्मोडियम मलेरी हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है। मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम होता है ना बच्चों, इसके द्वारा जो मलेरिया होता है वो सबसे ज्यादा घातक होता है, डेंजरस होता है, जानलेवा हो सकता है, यानी कि फैटल होता है। तो पॉइंट आपको याद रखना बच्चों, पहली बात तो कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए मुस्कुराहट के साथ। मलेरिया जो है बच्चों ये एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। किस प्रोटोजोआ से होती है, जिसका नाम है बच्चों प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम तो जनरा हुआ ना बच्चों, अब इस प्लाज्मोडियम की भी अलग अलग स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। तो हमें ध्यान रखना है कि प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम जो है ये प्लाज्मोडियम की वो स्पीशीज है जिससे होने वाला मलेरिया बहुत ही जानलेवा होता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम है ये अफ्रीका के ट्राइबल एरियाज में जो है ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी हिंदुस्तान में बच्चों मोस्ट कॉमनली जो मलेरिया होता है वो जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से होता है। बाकी अभी जो है रिसेंट सर्वे में पता चला है कि हिंदुस्तान में जो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम का भी जो है हमें इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आपको याद रखना बच्चों, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। अब समझिए बच्चों, मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है, मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है बच्चों वो तो है प्लाज्मोडियम, पर इस प्लाज्मोडियम का भी जो वेक्टर होता है ना बच्चों, यानी कि इस प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी तक कौन लेकर आता है बच्चों, तो इसको लेकर आता है मॉस्किटो। और यहां पर भी हम फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहे हैं, मच्छरी की बात कर रहे हैं। और यहां कौन सी फीमेल मॉस्किटो की बात कर रहे हैं बच्चों, हम फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फिर से बता देता हूं बच्चों कि चिकनगुनिया और वायरस जो है, इनके जो चिकनगुनिया और डेंगू जो बच्चों इनके वायरस को लेकर जाती है इन्फेक्टेड फीमेल एडिस एजिप्टी मॉस्किटो। याद कीजिए एलिफेंटियासिस वाला जो वुचेरिया होता है उसको लेकर जाती है इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। और बेटा प्लाज्मोडियम का जो वेक्टर है वो कौन होता है, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस। पर आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी बच्चों, जब भी मैंने मॉस्किटो के नाम लिए हैं मैंने आगे वर्ड यूज किया है इन्फेक्टेड। इसका मतलब बच्चों उस मॉस्किटो के पास जो है वो पैथोजन होना भी तो चाहिए। समझिए
मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब ये थोड़ा ना बच्चों कि जब भी हमें फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करेगी हमें मलेरिया हो जाएगा, ऐसा नहीं है बच्चों। उस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के पास पहले प्लाज्मोडियम होना भी तो चाहिए ना बच्चों, समझिए। उसके पास अगर प्लाज्मोडियम होगा ही नहीं तो उसके बाइट करने से हमारे अंदर प्लाज्मोडियम नहीं आ पाएगा, तो मलेरिया नहीं होगा। यानी एक चीज समझिए, हर मच्छर के काटने से हमें बीमारियां हो ये जरूरी नहीं है। पहले वो जो मच्छर है बच्चों, वो जो मॉस्किटो है, वो खुद उस पैरासाइट से क्या होना चाहिए, इन्फेक्टेड होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों यहां पर इन्फेक्टेड। एग्जाम में गलती नहीं करनी बच्चों, वापस से बोल रहा हूं, हर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से जो है मलेरिया नहीं होगा। मलेरिया कब होगा बच्चों, एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट से। अब जब नाम आया है बच्चों प्लाज्मोडियम, इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं ताकि टॉपिक आपको समझ में आ जाए। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, प्लाज्मोडियम जो है, पहली बात तो ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा बच्चों। उसके बाद मलेरिया शुरू करेंगे, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, मुस्कुराहट के साथ सुनिए बच्चों। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होती है। इस प्लाज्मोडियम को कैरी कौन करता है, इसका वेक्टर कौन होता है बच्चों, वो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। ये भी समझ में आ गया। अब प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ बात करते हैं बच्चों। प्लाज्मोडियम जो है वो एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका मतलब ये हो बच्चों, पहली बात तो पैरासाइट हम उसे कह रहे हैं जो होस्ट पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए डिपेंड करता है। अब समझो बच्चों, प्लाज्मोडियम जो है बेटा ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट नहीं है, ये है डाइजेनेटिक पैरासाइट। इसका मतलब ये हुआ ये दो अलग अलग जेनेटिक कंस्टिट्यूशन वाले होस्ट पर डिपेंड करता है अपनी एंटायर लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। वापस बोल रहा हूं बच्चों, प्लाज्मोडियम जो है वो एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका मतलब ये हुआ प्लाज्मोडियम को अगर अपनी लाइफ साइकिल पूरी करनी है तो बेटा उसके लिए इसको दो अलग अलग जेनेटिक कंस्टिट्यूशन वाले जो हैं होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो प्लाज्मोडियम जो है बेटा एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो दो अलग अलग होस्ट की मदद से जो है कंप्लीट होगी। अब इसके दो होस्ट है बच्चों, इसका एक होस्ट तो जो है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है और इसका दूसरा होस्ट जो है बच्चों वो ह्यूमन है। तो समझिए इसकी लाइफ साइकिल का थोड़ा हिस्सा मॉस्किटो के अंदर चलेगा और इसकी लाइफ साइकिल का थोड़ा हिस्सा बच्चों जो है वो ह्यूमन की बॉडी में चलेगा। यानी दोनों के अंदर इसकी लाइफ साइकिल जो है तब जाकर वो कंप्लीट होगी। आप समझते हैं बच्चों, जैसे आपको होता है हम जो हैं ह्यूमन जो है हम तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, पर समझिए प्लाज्मोडियम में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जिसमें आपको बताऊं बच्चों, प्लाज्मोडियम में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मल्टीपल फिशन से। जैसे आपको पता है अमीबा में तो बाइनरी फिशन होता है, एक अमीबा दो में टूट जाता है। प्लाज्मोडियम में होता है बेटा जी मल्टीपल फिशन, यानी एक प्लाज्मोडियम से कई सारे प्लाज्मोडियम एक साथ बन जाते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूं बच्चों, प्लाज्मोडियम जो है पहली बात तो ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसकी पूरी लाइफ साइकिल जो है वो दो होस्ट की मदद से कंप्लीट होगी। तो इसका एक होस्ट बच्चों फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, इसका दूसरा होस्ट जो है बच्चों वो ह्यूमन है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा बच्चों, प्लाज्मोडियम में रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है। इसमें जो है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वाया मल्टीपल फिशन, और बच्चों इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मतलब है बेटा प्लाज्मोडियम में गैमेट बनते हैं, इसमें मेल गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, उनके फ्यूजन से जाइगोट बनता है, फिर डेवलपमेंट से जो है और फिर प्लाज्मोडियम जो है वो पैदा होते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, वो फिलहाल आप रट लेना बच्चों, फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। सुनिएगा, हमारे अंदर जो है इसकी बेटा हमेशा ए सेक्सुअल साइकिल चलेगी। ये रट लेना बच्चों, ह्यूमन के अंदर ये हमेशा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेगा, जबकि इसकी जो सेक्सुअल साइकिल है, जो गैमेट बनने होंगे, जो जाइगोट बनना होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होगा बच्चों, वो हमेशा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर जो है कंप्लीट होगा। वापस से बोल रहा हूं, पहली बात तो बच्चों प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, कोशिश कीजिए क्लास में याद हो जाए। प्लाज्मोडियम की वजह से होने वाली बीमारी है। प्लाज्मोडियम के अलग अलग स्पीशीज हैं, उसमें फाल्सीपेरम की वजह से जो मलेरिया होता है वो फैटल होता है, जानलेवा होता है। प्लाज्मोडियम जो बच्चों डाइजेनेटिक पैरासाइट है, दो होस्ट पर जाकर ये डिपेंड करता है। समझिए हमारे अंदर जो है हमेशा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जबकि मॉस्किटो के अंदर जो है बेटा इसकी सेक्सुअल साइकिल चलती है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, जैसे आज की क्लास में हम कुछ शब्द सुनेंगे, जैसे कि बच्चों आज हम सुनेंगे स्पोरोजोइड सुनेंगे, आज हम सुनेंगे गैमेटोसाइट। बस यही दो शब्द हम सुनेंगे बच्चों ना, क्योंकि हमारे सिलेबस में यही बच्चों, बाकी जो है ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, पढ़ाए भी जा रहे हैं, जैसे कि कहीं पर मीरोजोइट वर्ड यूज किया जा रहा है,
कहीं पर जो है क्रिप्टोब्यूरोजोइड पढ़ाया जा रहा है, कहीं पर ट्रोफोजोइड पढ़ाया जा रहा है। बच्चों वो गलत नहीं है, पर वो सिलेबस में नहीं है, तो हम जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में बेटा समझिए मेन कॉजेटिव एजेंट कौन है, प्लाज्मोडियम। तो बेटा प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल चलेगी ना बेटा, इसकी ए सेक्सुअल साइकिल चलेगी ह्यूमन के अंदर, सेक्सुअल साइकिल चलेगी किसमें, मॉस्किटो में। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के अंदर बच्चों अलग अलग स्टेजेस होती हैं, यानी प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस होती हैं। उसमें कुछ स्टेजेस जो हैं उनको स्पोरोजोइट कहते हैं, एक स्टेज ऐसी होती है जिसको गैमेटोसाइट कहा जाता है। यानी आज की क्लास में बच्चों जब आप वर्ड सुनेंगे स्पोरोजोइट या फिर गैमेटोसाइट, तो ये समझिएगा ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की अलग अलग स्टेजेस के नाम है। जैसे बच्चों हमारी भी तो अलग अलग स्टेज होती है, हम कभी चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, फिर हम एडोलेसेंट स्टेज में होते हैं, फिर हम एडल्ट स्टेज में पहुंचते हैं, फिर हम ओल्ड स्टेज में पहुंचते हैं, तब जाकर हमारी लाइफ साइकिल पूरी होती है ना बच्चों। तो आज की क्लास में वापस बोल रहा हूं, प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल होती है ना बच्चों, उसमें अलग अलग स्टेजेस आती हैं। तो स्पोरोजोइड जो है ये प्लाज्मोडियम की वो स्टेज है जो ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन करती है। यानी समझिए बच्चों स्पोरोजोइड कुछ और नहीं है, ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की वो स्टेज है जो ह्यूमन के अंदर एंटर होती है, नंबर बढ़ाती है, हमारे अंदर इन्फेक्शन करती है। उसी तरह से बच्चों जब प्लाज्मोडियम को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होगा तो उसको गैमेट बनाने होंगे। तो प्लाज्मोडियम की वो लाइफ साइकिल की स्टेज जो गैमेट बनाती है उसे बच्चों गैमेटोसाइट कहते हैं। तो वापस से बोल रहा हूं, आज की इस क्लास में जब आप शब्द सुनेंगे बच्चों स्पोरोजोइट या फिर गैमेटोसाइट, तो समझिएगा ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की जो है अलग अलग स्टेजेस के नाम है। समझिए स्पोरोजोइट वो स्टेज है जो हमारे अंदर इन्फेक्शन करेगी, गैमेटोसाइट वो स्टेज है जो गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। तो अब मैं आपके सामने पेश करता हूं बच्चों द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। ऐसा कुछ बच्चों एनसीईआरटी में जो है बिल्कुल सर्कुलर मैनर में बना हुआ है, मैंने उसको यहां पर थोड़ा सा जो है एलोबरेट कर दिया है और कोशिश करेंगे आपको क्लास में ही याद हो जाए। मैं फिर पूछ रहा हूं बच्चों, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बता दीजिए बच्चों, हमें फिर उसके बाद कैंसर टॉपिक भी डिस्कस करना है। बच्चों मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? अब देखिए बच्चों एनसीईआरटी का वो जो पूरा सर्कुलर मैंने में लाइफ साइकिल दिया हुआ है 5 मिनट में आपको 100 में भी आ जाएगा, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे बच्चों क्लास में आपको याद भी हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। मैंने आपसे क्या कहा बेटा, प्लाज्मोडियम के जो हैं दो होस्ट हैं, मतलब इसकी ए सेक्सुअल साइकिल चलेगी ह्यूमन की बॉडी में और सेक्सुअल साइकिल चलेगी बच्चों मॉस्किटो बॉडी में। अब से समझाने के लिए मान लेते हैं बच्चों, ये जो हमने बनाया है मान लेते हैं बच्चों ये मॉस्किटो है। अगर आपको एग्जैक्ट मॉस्किटो देखना है तो आप एनसीईआरटी का फिगर देख सकते हैं, उसमें बच्चों एग्जैक्ट जो है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का फोटो बना हुआ है। मुझे आपको टॉपिक समझाना है बच्चों, अब ध्यान से सुनिएगा। सुनिए बच्चों, मान लेते हैं ये जो हमने बनाया बच्चों ये है मॉस्किटो। थोड़ा मॉस्किटो के बारे में आपको बता दूं बच्चों, ये जो आपको दिख रही है ये उसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। मान लेते बच्चों इस तरह से यहाँ माउस से शुरू हो रहा है, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। ये जो है ये जो आपको दिख रही है बच्चों एलिमेंट्री कैनाल है, मान लेते हैं यहाँ उसका माउथ हो जाएगा। ऐसे बच्चों यहाँ फेरिंग्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। तो समझिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया बच्चों, बहुत मेहनत से ध्यान सुनिएगा, ये जो आपको दिख रहा है बच्चों ये जो है उसकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, और ये जो दिख रहा है बच्चों ये उसकी बॉडी वॉल है। अब समझिए आपको पता है बच्चों ये इंसेक्ट है, आर्थ्रोपोडा है, तो इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। इसमें बच्चों यहाँ पर हमें हीमोसील देखने को मिलती है जिसमें हीमोलिम्फ भरा होता है। अब ध्यान समझिएगा, मान लेते बच्चों ये जो है मॉस्किटो है, ये मान लेते हैं बच्चों इसकी सलाइवरी ग्लैंड है। अब समझिए बच्चों लाइफ साइकिल है, साइकिल है, कहीं से तो शुरू करेंगे, विश्वास मानिए जहां से शुरू करेंगे वहीं पर आकर उसको कंप्लीट करेंगे, और आप देखिएगा 5 से 10 मिनट में जो है प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल मलेरिया आपको याद भी हो जाएगी। अब समझिए बच्चों ये मान लेते हैं मच्छर है बच्चों, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, और मानकर चल रहे हैं बच्चों ये इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड से मतलब है इसके पास प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। और समझिए इसके पास प्लाज्मोडियम बच्चों किस स्टेज में प्रेजेंट होता है, स्पोरोजोइट की फॉर्म में, और वो कहां स्टोर्ड है बच्चों इसकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। तो समझिए स्पोरोजोइट क्या है बच्चों,
पहले तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, ये एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये ऐसी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है जिसके पास प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, और इसके पास प्लाज्मोडियम जो है वो सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। और लेकिन किस स्टेज में प्रेजेंट होता है बच्चों, स्पोरोजोइट की फॉर्म में। किस में प्रेजेंट होता है बच्चों, स्पोरोजोइट की फॉर्म में। अब शुरू करते हैं बच्चों हम यहाँ पर इसकी लाइफ साइकिल, देखिए कैसे कंप्लीट होगा। पर ये ध्यान रखना, ह्यूमन के अंदर ए सेक्सुअल साइकिल चलेगी, हमारे अंदर हमेशा ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और जो इसकी सेक्सुअल साइकिल होगी बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मॉस्किटो के अंदर चलेगा। अब शुरू करते हैं, सुनिएगा। मान लेते हैं बच्चों ये एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, पर कैसी, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इसका मतलब इसके पास प्लाज्मोडियम है, और इसके पास प्लाज्मोडियम बच्चों किस स्टेज में प्रेजेंट होता है, स्पोरोजोइट की फॉर्म में। और वो कहां प्रेजेंट है, इसकी सलाइवरी ग्लैंड में। अब समझते हैं बच्चों, मान लेते हैं इस तरह की इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ने एक इंसान को बाइट किया। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, यहां से शुरू करता हूं, बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। फिर बोल रहा हूं, गलती ना हो जाए बच्चों, हर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से जो है मलेरिया नहीं होगा बेटा। उस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के पास पहले से प्लाज्मोडियम होना भी तो चाहिए, यानी वो जो है उस प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड होनी चाहिए। अब समझते हैं बच्चों, वापस बोल रहा हूं, मान लेते हैं ये जो है, मन खुश हो जाएगा बच्चों, ध्यान सुनिए। मान लेते हैं ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ये इन्फेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, पर इसके पास प्लाज्मोडियम जो है वो किस स्टेज में प्रेजेंट होता है बच्चों, स्पोरोजोइट, और वो जो है इसकी सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर्ड है। अब समझिए, मान लो ऐसी फीमेल मॉस्किटो ने इंसान को बाइट किया बेटा, इसने बाइट किया है। अब समझिए इसके पास क्या है, स्पोरोजोइट है, इसने बाइट किया है, और इनके माउथ पार्ट ऐसे होते हैं बच्चों, आपको पता है इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो इस तरह के होते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के। तो बेटा ये मच्छर है, इसके माउथ पार्ट की वजह से क्या होगा, जब ये मच्छर बाइट करेगी तो वो जो स्पोरोजोइट हैं वो सीधे कहां चले जाएंगे, हमारे ब्लड में चले जाएंगे। यानी समझिए, मैंने लिखा है बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, यहां से कहानी शुरू होगी बच्चों। इस मॉस्किटो के पास जो है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था, किस फॉर्म में बच्चों, स्पोरोजोइट की फॉर्म में। तो जैसे ही इसने एक इंसान को बाइट किया, वो स्पोरोजोइट कहां चले जाएंगे, सीधे उसके ब्लड में। तो मैंने लिखा है बच्चों, एंट्री ऑफ स्पोरोजोइट इन द ह्यूमन ब्लड। तो पहला सवाल ये पूछा जाता है कि प्लाज्मोडियम की ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है। तो आंसर जाता है बच्चों स्पोरोजोइट। समझिए, यानी हमारे अंदर प्लाज्मोडियम किस स्टेज के अंदर जो है इंफेक्शन करेगा, तो आंसर जाएगा बच्चों स्पोरोजोइट। यानी समझिए, इस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के पास प्लाज्मोडियम था, किस फॉर्म में, स्पोरोजोइट। जैसे ही इसने हमें बाइट किया, इसने हमारे ब्लड में सीधे क्या डाल दी बच्चों, स्पोरोजोइट। अब समझिए, स्पोरोजोइट जो है हमारे ब्लड में आ चुके हैं। अब इनको भी कुछ ना कुछ तो पसंद होगा ना बच्चों, जैसे याद कीजिए HIV आ जाता है तो उसको टी हेल्पर और मैक्रोफेज पसंद है। तो उसी तरह से बच्चों ये जो स्पोरोजोइट है, व्हाट इज स्पोरोजोइट, ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की वो स्टेज है जो ह्यूमन के अंदर एंटर होती है और इंफेक्शन शो करती है। अब समझो बच्चों, इसको भी हमारी बॉडी में दो ही सेल पसंद है, एक तो लीवर सेल पसंद है और एक ब्लड सेल, उसमें भी RBC पसंद है। पर एग्जैक्ट चीज ये बच्चों, एक बार स्पोरोजेट हमारे ब्लड में आ गया, कैसे आ गया, 100 में आ गया। ये बच्चों हमारे ब्लड में आने के बाद लगभग आधे घंटे के आसपास जो है बस ऐसे ही घूमता है, और उसके बाद अब ये सबसे पहले किस पर अटैक करता है बच्चों, लीवर सेल में। वापस से बोल रहा हूं, प्लाज्मोडियम की ह्यूमन के लिए बच्चों, प्लाज्मोडियम की ह्यूमन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, स्पोरोजोइट। याद हो गया, स्पोरोजोइट को हमारी बॉडी में दो ही सेल पसंद है, कौन कौन से बच्चों, एक लीवर सेल और एक RBC। पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये कौन से सेल में इंफेक्शन करता है, लीवर सेल में। तो देखिए स्पोरोजोइट जो बच्चों अब ये लीवर सेल में एंटर होगा। मान लेते बच्चों इस तरह से ये हमारे लीवर का सेल है। अब समझिए क्या करेगा हमारे अंदर, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बता चुका हूं हमारे अंदर इसमें सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब समझिए बच्चों, हमारे अंदर ये मल्टीपल फिशन करेगा, यानी समझिए एक से बन जाएंगे 4-5, उनसे बच जाएंगे और ज्यादा। तो समझिए लीवर सेल के अंदर ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, अपने नंबर को बढ़ाता चला जाएगा। पर समझिए बच्चों, उसके लिए इसको एनर्जी भी तो चाहिए। इसको एनर्जी कहां से मिलेगी, स्टोर्ड ग्लाइकोजन से। आपको पता है लीवर सेल के अंदर हम ग्लाइकोजन स्टोर भी तो करते हैं बच्चों। तो देखिए क्या होगा, स्पोरोजोइट बॉडी में आ चुका है, वो सबसे पहले लीवर सेल में चला जाता है और ग्लाइकोजन को तोड़कर एनर्जी लेता रहता है, और वहां पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, अपना नंबर बढ़ाता रहता है। पर एक चीज से समझिए बच्चों, प्लाज्मोडियम की बच्चों लाइफ साइकिल में अलग अलग स्टेजेस होते हैं। क्या होती है बच्चों, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। उसमें से हमारी बॉडी में जो एंटर होती है वो है स्पोरोजोइट।
लीवर सेल में जो एंटर होती है वो भी क्या है बच्चों, स्पोरोजोइट। पर लीवर सेल में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेने के बाद जब यहां से जब वो लीवर सेल को फाड़कर बाहर निकलेगी तो बच्चों वो उसकी स्टेज चेंज हो जाती है। पर उस स्टेज का अब नाम मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूं क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सीधे क्या वर्ड यूज किया है, पैरासाइट। एक चीज समझिए बच्चों, प्लाज्मोडियम क्या है, पैरासाइट है ना बच्चों। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल अलग अलग स्टेजेस हैं, तो हमें तो बस दो ही स्टेज याद रखने बच्चों, स्पोरोजोइट और गैमेटोसाइट। तो सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जस्टिफाई कर रहा हूं बच्चों, वापस से बोल रहा हूं, स्पोरोजोइट क्या है, गैमेटोसाइट क्या है, ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की अलग अलग स्टेजेस है बच्चों। तो क्या हुआ, स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में आ गया, वो ब्लड में आ गया, सीधे लीवर सेल में घुस गया। अब अंदर जाकर वो अपना नंबर बढ़ाता है और नंबर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अब उसकी स्टेज जो है बच्चों चेंज हो जाती है। अब जो है एक नई स्टेज आ चुकी है, हम उसका नाम नहीं डिस्कस करें, अब मैं बोल रहा हूं उसे पैरासाइट। और वो लीवर के सेल को रप्चर करके बच्चों वापस से ब्लड में आ जाता है। अब देखिए क्या होगा, ये जो नई स्टेज अब रिलीज हुई है ये ब्लड में आ जाती है और अब ये किसमें इंफेक्शन करती है, आरबीसी के अंदर। यानी समझिए बच्चों, हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम किस स्टेज में एंटर होता है, स्पोरोजोइट। फिर सबसे पहले वो लीवर सेल में एंटर होता है, किस फॉर्म में, स्पोरोजोइट। फिर वहां ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, पर लीवर सेल को रप्चर करके जब प्लाज्मोडियम की स्टेज बाहर निकलती है, अब वो स्पोरोजोइट नहीं है, कुछ और होगी, हमने नाम दिया पैरासाइट। अब बेटा समझिए, वो दूसरी स्टेज जो है मान लेते हैं वो आरबीसी के अंदर चली जाती है। अब देखिए, तभी तो आप देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैंने बॉक्स बनाए स्क्वायर तो यहां पर मैंने इस तरह से सर्कल बना दिए। ये बस आपको ये समझाने के लिए कि यहां पर प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की एक अलग स्टेज है, यहां पर एक अलग स्टेज है। अब समझिए, आरबीसी के अंदर भी वो क्या करेगा बच्चों, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है। तो इस तरह से यहां पर पैरासाइट के नंबर बढ़ेंगे। पर अब कमाल की बात समझिए बच्चों, वहां पर ये ग्लाइकोजन को तोड़कर एनर्जी ले रहा है, यहां पर ये हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा। और समझिए बच्चों, जब ये हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा तो हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, एक हीम पार्ट और एक ग्लोबिन पार्ट। समझो बच्चों, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं ना, हीम और ग्लोबिन। तो देखिए क्या होता है बेटा, इसको एनर्जी के लिए हीमोग्लोबिन तोड़ना पड़ेगा, पर हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो हीम बनता है। और बेटा ये जो हीम होता है ना, ये प्लाज्मोडियम की इस स्टेज के लिए टॉक्सिक हो सकता है, इसलिए बेटा क्या करता है, अब वो हीम को भी तोड़ देता है। और हीम के टूटने से यहां पर कुछ टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है बच्चों हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें याद रखना होगा बच्चों। यानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वापस बोल रहा हूं बच्चों, स्पोरोजोइट बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। स्पोरोजोइट जो है मॉस्किटो के बाइट से हमारे ब्लड में आ गया। स्पोरोजोइट जो है ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की वो स्टेज है जो हमारे अंदर इंफेक्शन कॉज करेगी। तो देखिए स्पोरोजोइट अंदर आया, पहले वो लीवर सेल में इंफेक्शन करेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, नंबर बढ़ाएगा, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी लाइफ साइकिल की स्टेज चेंज हो जाएगी। अब वो लीवर सेल से दूसरी स्टेज बाहर निकलेगी, फिर वो आरबीसी में अटैक करेगी, फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। और लेकिन बेटा यहां पर वो हीमोग्लोबिन को तोड़ रहा है, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो हीम बनेगा, और हीम टॉक्सिक है इसलिए हीम को भी तोड़ देता है। और क्या बनते हैं बच्चों, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स। और ये हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। और बेटा यही कारण है किस चीज के लिए हमें कपकपी के साथ बुखार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे याद कीजिए, फीवर विद चिल्स दो जगह याद रखना बच्चों, एक न्यूमोनिया और एक मलेरिया। तो पूछा जाता है कि मलेरिया में फीवर विद चिल्स होता है, लिखा है मैंने बच्चों यहां पर फीवर विद चिल्स होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते भी मलेरिया में कपकपी लगती है, ठंड लगती है और फिर बुखार आता है। तो पूछा जाएगा उसका कारण क्या है बच्चों, वो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स है। पर समझिए बच्चों, मलेरिया के अंदर ये जो बुखार आ रहा है ना बच्चों, मलेरिया में जो बुखार आ रहा है इसकी क्वालिटी होती है बच्चों, ये रिकरिंग होता है एवरी 3 to 4 डेज। बेटा इसका मतलब क्या हुआ, रिकरिंग मतलब री अकर, बार बार, यानी समझिए हर 3 से 4 दिन में ये रिपीट होता है बच्चों। जैसे कि टाइफाइड के अंदर जो है सस्टेन्ड हाई फीवर चलता है, पर बेटा मलेरिया के अंदर कपकपी के साथ जो बुखार आता है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज रिकरिंग इन एवरी 3 to 4 डेज। यानी बेटा ये हर 3 से 4 दिन में जो है वापस रिपीट हो जाता है, ऐसा कुछ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। पर एक और चीज समझिए बच्चों, लीवर सेल में कौन घुसा था, स्पोरोजोइट। पर जब यहां से बाहर निकला एक नई स्टेज बन चुकी थी, फिर वो नई स्टेज घुसती है आरबीसी में,
फिर उसके नंबर बढ़ते हैं, तो जब वो आरबीसी से बाहर निकलेगा उसको रप्चर करके, तो एक नई स्टेज बन चुकी होगी। तो बेटा आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल की एक नई स्टेज बन जाती है, जिसे हम कहते हैं गैमेटोसाइट। क्या कहते हैं बेटा? गैमेटोसाइट। समझिए, गैमेट नहीं बने हैं, गलती ना हो जाए बच्चों। गैमेट अगर बन जाएंगे तब तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तब तो जाइगोट बन जाएगा, वो तो सेक्सुअल साइकिल है बच्चों, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो तो मॉस्क्यूटो में चलेगा। तो गलती ना हो जाए, गैमेट नहीं बने हमारे आरबीसी में, क्या बने? गैमेटोसाइट बने। इसका मतलब बेटा गैमेट बनाने वाले सेल बने अभी सिर्फ। और समझिए, गैमेटोसाइट कहां बन चुके हैं? हमारी आरबीसी के अंदर। मैंने लिखा है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट। अब एक चीज समझिए बच्चों, वापस बोल रहा हूं, स्पोरोजोइट हो चाहे गैमेटोसाइट हो, ये क्या है बच्चों? ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे कि स्पोरोजोइट वो स्टेज है जिसमें वो ह्यूमन के अंदर इंफेक्शन करती है, तो गैमेटोसाइट बच्चों उसकी वो स्टेज है जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। यानी गैमेट अभी बने नहीं है, गैमेट को बनाने वाले सेल बन चुके हैं। अब जाहिर सी बात वो दो तरह के बनेंगे बच्चों, एक मेल गैमेट बनाने वाला मेल गैमेटोसाइट, एक फीमेल गैमेट बनाने वाला यानी कि फीमेल गैमेटोसाइट। पर समझिए ये कहां है प्रेजेंट बच्चों? हमारे आरबीसी के अंदर। पूछा जाएगा कि जो गैमेटोसाइट है वो कहां बनते हैं? गैमेट नहीं बच्चों, गैमेट बनेंगे मॉस्क्यूटो के अंदर। गैमेटोसाइट कहां बनते हैं? तो वो ह्यूमन की आरबीसी में बनते हैं, और समझो वो फिर आरबीसी को रप्चर करके ब्लड में रिलीज हो जाएंगे। ये सब हमारा। अब समझो बच्चों, गैमेट नहीं बने हमारे अंदर, क्या बन चुके हैं? गैमेटोसाइट, यानी गैमेट बनाने वाले सेल बन चुके हैं, यानी वो सेल बन चुके हैं जो गैमेट बनाएंगे, और गैमेट बनेंगे यानी कि फिर सेक्सुअल साइकिल शुरू होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी समझिए बच्चों, गैमेट बनाने वाले सेल बन चुके हैं, यानी समझिए प्लाज्मोडियम की ये वो स्टेज है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाएगी ना बच्चों। अरे ये गैमेटोसाइट क्या है? प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की स्टेज तो है। ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की वो स्टेज है जो कि गैमेट बनाती है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाती है, इसलिए इसको कहा जाता है बच्चों सेक्सुअल स्टेज। गलती ना हो जाए, शब्दों का खेल है बच्चों। अगर पूछा जाए प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल, गैमेट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां होगा? तो वो होगा बच्चों मॉस्क्यूटो में। अगर पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट कहां बन जाते हैं, तो आंसर जाएगा बच्चों ह्यूमन के अंदर, और ह्यूमन में भी आरबीसी के अंदर। तो बच्चों हमारे अंदर इसकी लाइफ साइकिल पूरी हो गई। वापस से बोल रहा हूं, स्पोरोजोइट एंटर हुआ, लीवर सेल में एंटर होगा, नंबर बढ़ाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेज चेंज हो जाएगी, लीवर सेल को रप्चर करके बाहर आएगा, आरबीसी में एंटर होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा, हीम को तोड़ेगा, हीमोजोइन ग्रेन्यूल बनेंगे, उसकी वजह से फीवर विद चिल्स होगा, रिकरिंग एवरी 3 to 4 डेज होगा। और समझिए आरबीसी में जब उसका नंबर बढ़ेगा, अब एक स्टेज नहीं बन जाएगी, उसे हम कहेंगे गैमेटोसाइट है। यानी व्हाट इज गैमेटोसाइट बेटा? ये गैमेट बनाने वाली स्टेज आ चुकी है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने वाली स्टेज तो हमारे अंदर बन गई ना। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल स्टेज कहां बन चुकी है? ह्यूमन आरबीसी के अंदर, और यही स्टेज फिर जो है आरबीसी को रप्चर करके हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। अब समझो बच्चों, ह्यूमन के अंदर साइकिल कंप्लीट हो गई। अब मान लेते हैं कोई फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो आई बेटा, अब मान लेते हैं कोई फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो आई, उसने इंसान को बाइट किया, पर हमारे ब्लड में क्या रखे हुए हैं बच्चों? मेल गैमेटोसाइट, फीमेल गैमेटोसाइट। तो समझिए अब जो है वो प्लाज्मोडियम, वो जो एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, वो किसको ले जाएगी बच्चों? गैमेटोसाइट को ले जाएगी। यानी मैं कहना चाह रहा हूं प्लाज्मोडियम ह्यूमन के अंदर किस फॉर्म में एंटर होता है, किस स्टेज में एंटर होता है? स्पोरोजोइट। पर प्लाज्मोडियम बेटा मॉस्क्यूटो में किस स्टेज में एंटर होता है? गैमेटोसाइट में। यानी कह सकता हूं द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन इज स्पोरोजोइट, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो इज गैमेटोसाइट। तो देखिए बेटा वो गैमेटोसाइट को अपने साथ ले जाएगा। देखिए लिखा हुआ है बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो टू द इन्फेक्टेड पर्सन, और वो अपने साथ क्या लेकर चली जाएगी? गैमेटोसाइट। और बेटा अब जो बाकी का डेवलपमेंट होगा वो कहां होगा? मॉस्क्यूटो के अंदर होगा। अब समझिए ये गैमेटोसाइट टेकन बाय मॉस्क्यूटो, पर देखिए बेटा ये खून चूस कर लेकर गई है, तो जाहिर सी बात है माउथ पार्ट्स का यूज किया है, तो ये जो गैमेटोसाइट है कहां पहुंचेंगे बच्चों? इसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो देखिए ये मान लेते हैं मेल गैमेटोसाइट हो गया बच्चों, मान लेते हैं ये फीमेल गैमेटोसाइट है, तो ये कहां चले गए? देखिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल में। समझिए
जब मैं एलिमेंट्री कैनाल कह रहा हूं बच्चों, तो पहले इनिशियल स्टेज में स्टमक में थोड़ी साइकिल चलती है, फिर फोरगट मिडगट कुछ इस तरह से चलता है। पर हम जो है क्या मान के चलेंगे, आगे का जो डेवलपमेंट हो रहा है बच्चों, वो मॉस्किटो के स्टमक कह दीजिए आप, उसकी क्रॉप कह दीजिए, उसकी इंटेस्टाइन कह दीजिए, उसकी गट कह दीजिए, उसकी एलिमेंट्री कैनाल कह दीजिए। हमारे लिए बच्चों यहां पर हम उसको एक ही बात मानकर चलेंगे। अब 2 मिनट का टॉपिक देख क्या हुआ बच्चों, यहां पर ये गैमेटोसाइट लेकर चली गई ना, गैमेट बनाने वाली स्टेज है। तो देखिए मेल गैमेटोसाइट से उसके अंदर मेल गैमेट बन जाएगा बच्चों, मेल गैमेट बन गया। फीमेल गैमेटोसाइट से फीमेल गैमेट बन गया। इनका फर्टिलाइजेशन होगा, क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट। फिर कह रहा हूं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने वाली स्टेज गैमेटोसाइट बन गई है ह्यूमन आरबीसी में। पर गैमेट तो कहां बन रहे बच्चों, वो मॉस्किटो के अंदर बन रहे ना। तो गलती ना हो जाए, हमारे अंदर सेक्सुअल स्टेज या फिर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ए सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल साइकिल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट कहां बन रहे बच्चों, मॉस्किटो के अंदर। अब देखिए मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन गया, फिर जो है उसके फ्यूजन से जाइगोट बन गया। अब क्या होता है बच्चों, ये जो जाइगोट है थोड़ा इलोंगेटेड हो जाता है, और ऐसा जाइगोट जो इलोंगेट हो जाता है उसी को कहते हैं बच्चों ऊकिनेट। क्या कहते हैं बच्चों, इसको ऊकिनेट कहते हैं। लिखा हुआ है देखिए, ऐसा जाइगोट जो इलोंगेट हो गया उसे कहा जाता है बच्चों ऊकिनेट। अब ये जो ऊकिनेट है बच्चों, ये एलिमेंट्री कैनाल से निकलकर बॉडी वॉल में चला जाता है, देखिए बॉडी वॉल में, और इस पर बच्चों जो एक कवरिंग बन जाती है। अब इस ऊकिनेट पर जब कवरिंग बन जाती है इसे कहा जाता है बच्चों ऊसिस्ट। क्या कहते हैं इसे, ऊसिस्ट। और अब इस ऊसिस्ट के अंदर बच्चों क्या होते हैं, डिवीजन शुरू हो जाते हैं। बेटा ये जो ऊसिस्ट है इसके अंदर स्पोरोगोनी शुरू हो जाती है, और इसके डिवीजन से क्या बनते हैं बच्चों, स्पोरोजोइड्स बनते हैं, दैट्स इट। और ये स्पोरोजोइड बच्चों जो है इसकी सलाइवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर हो जाएंगे। अब इंतजार किस बात का बच्चों, ये मॉस्किटो जो है ये जो है इंसान को काटेगी और फिर क्या ट्रांसफर कर देगी, स्पोरोजोइड, दैट्स इट। तो यहां पर बच्चों इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आओगा। एक बार जल्दी से आप इसको ऑब्जर्व कर लीजिए बच्चों। पहले हीमोग्लोबिन टूटेगा, हीम टूटेगा, हीमोजन निकलेगा, उसकी वजह से बुखार आ जाएगा। फिर हीमोजन का लेवल कम होगा, बुखार उतर जाएगा। तब तक फिर और हीम टूटेगा, हीमोजन बनेगा, फिर बुखार आ जाएगा। इसलिए बेटा यहां पर जो बुखार आ रहा है वो हीमोजॉइन की वजह से आ रहा है, पर वो हर 3 से 4 दिन में जो है री अकर होता है बच्चों, रिपीट होता है। बच्चे लिख रहे हैं, टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो गया। एक सवाल है जो आपके एमजे सर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों ना, कि आपको टॉपिक समझ में आया है, मुझे एक बार इंडिकेट कीजिए बच्चों ना, बाकी आप इसको रिवाइज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा ना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, है ना। बाकी सारी बातें एक तरफ हैं, आपको टॉपिक समझ में आ गया, इसका नाम हम कामयाब हो गए बच्चों, है ना। चलिए बच्चों, अब आज जो है बच्चों हम बच्चों डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं ना। अब मुझे नहीं पता बच्चों कि कैंसर टॉपिक कंप्लीट होगा या नहीं होगा बच्चों, मुझे आपको आराम से पढ़ाना है, दैट्स इट, है ना। हो जाएगा तो ठीक है बच्चों, वरना फिर हम नेक्स्ट क्लास में वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना हम इत्मीनान से पढ़ेंगे बच्चों ना, सोचिए। क्योंकि बच्चों कैंसर में मुझे आपको बहुत कुछ समझाना भी है। बाकी रटने का ऑप्शन तो हमेशा है ना आपके पास बच्चों, पर एमजे सर हैं तो मुझे आपको समझाना पड़ेगा ना। बच्चे लिख रहे हैं कि सर पहली बार टॉपिक समझ में आया, आशुतोष लिख रहा है कि पहली बार हमें टॉपिक समझ में आया। चलिए बच्चों, इम्यूनिटी वाला पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, अब मेरे साथ जुड़ जाइएगा। इम्यूनिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया बच्चों। हम जो है इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स पढ़ चुके हैं। हम जो है इंसान में होने वाले कुछ कॉमन डिसऑर्डर भी पढ़ चुके हैं बच्चों, बैक्टीरिया, फंगल, वायरल, हेलमेंथ और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी बच्चों ना। अब हम इंसानों के अंदर
एक और खूंखार बीमारी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है कैंसर। अब बेटा आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी में हेडिंग लिखा हुआ है कैंसर। बच्चों मैंने कैंसर को लेकर यहां पर जो है 4 स्लाइड बनाई है बच्चों। ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड, ये तीसरी स्लाइड, और बच्चों ये हमारी चौथी स्लाइड। बहुत मेहनत से बनाई है बच्चों, आप देख पा रहे हैं। सिर्फ कहने की बात नहीं है बच्चों, ऐसा ना सोचें कि खुद की ही तारीफ करते रहते हैं। मैंने तो सीखा है बच्चों, पहले खुद से प्यार करेंगे तो ही दुनिया आपसे प्यार करेगी बच्चों। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये तो। हम खुद ही अपने आप को पसंद नहीं करेंगे, फिर हम ये सोचें कि दुनिया हमें पसंद करेगी, ऐसा होता नहीं है बच्चों, ऐसा होता नहीं है। तो किसी को अगर ऐसा लगे, क्योंकि आपकी उम्र छोटी है ना बच्चों, किसी को अगर ऐसा लगे कि खुद की ही तारीफ करते रहते हैं, कोई बात नहीं, जब उम्र बढ़ेगी आप समझ पाएंगे बच्चों ना। हमने तो यही सीखा है, खुद से प्यार कीजिए, दुनिया आपको अपने आप पसंद करेगी बच्चों ना। तो ठीक है, कोई और तारीफ करे ना करे, हम खुद ही कर लेते हैं, और बच्चे तो करते ही हैं। चलिए बच्चों, अब आज जो है हम एक और डिसऑर्डर पढ़ना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि कंप्लीट होगा नहीं होगा, पर मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा बच्चों। टाइम है हमारा 4:55 तक। अब ध्यान सुनिएगा, सुनिए। हम पढ़ रहे हैं बच्चों डिसऑर्डर्स। इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर हो गए, कॉमन डिजीजेज हो गई। अब बच्चों मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कैंसर। बेटा एनसीईआरटी ने कैंसर हेडिंग लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? कैंसर। और कैंसर लिखकर फिर एनसीईआरटी जो है 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ लिखती है। वो पैराग्राफ जो है पहले मैं आपको सुना रहा हूं, वो मेरे नोट्स में नहीं बच्चों, पर एनसीईआरटी में है, मेरी जबान से जरूर निकलेगा। सुनिए बच्चों, एनसीईआरटी में हेडिंग लिखा हुआ है कैंसर। अगर आपके पास एनसीईआरटी है बच्चों, आप चेक कर सकते हैं, मैं एज इट इज बोलता हूं बच्चों ना। एनसीईआरटी क्या लिखती है सुनिएगा। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded diseases of humans and it is one of the major causes of death all over the globe। आप चेक कीजिए बच्चों, मैं टाइम पास नहीं करता हूं, पढ़ाई को लेकर, कंसेप्ट को लेकर कोई टाइम पास नहीं बच्चों ना, कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब ध्यान सुनिएगा, फिर से उसी डिसिप्लिन के माहौल में आ जाइए बच्चों, कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए। कैंसर समझना है, ध्यान सुनिएगा ना, सुने। एनसीईआरटी में हेडिंग कैंसर है बच्चों। कैंसर को लेकर एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, पहले वो पैराग्राफ मैं आपको सुना रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। एस्टिस लिखा हुआ है, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded diseases of human and a major cause of death all over the world। इसका मतलब ये हो बच्चों, dreaded का मतलब होता है खूंखार। इसका मतलब समझिए बच्चों, इंसानों में बहुत सारी खूंखार बीमारियां होती हैं। जैसे एक खूंखार बीमारी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, एड्स। उससे ज्यादा खूंखार क्या होगा बच्चों? मौत सुनिश्चित हो जाती है ना, द डेथ इज इनएविटेबल। यानी इंसानों में बहुत सारी खूंखार बीमारियां होती हैं, उनमें से कैंसर भी एक खूंखार बीमारी है। एनसीईआरटी में ऐसा थोड़ा लिखा हुआ है कि कैंसर इज द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज, नहीं। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ बच्चों? कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन। ये तो समझ आ गया बच्चों, यानी कि इंसानों में होने वाली खूंखार बीमारियों में से एक खूंखार बीमारी कौन है बच्चों? वो कैंसर है। और एनसीईआरटी क्या कहती है कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इंसानों में जो है मौत का एक बहुत बड़ा कारण जो है बच्चों, वो कैंसर भी है। ये तो एनसीईआरटी ने बच्चों यहां पर पूरी दुनिया के बारे में लिख दी है। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं बच्चों, लेटेस्ट सर्वे क्या कहता है कि इंसानों में पूरी दुनिया में मैक्सिमम जो मौत होती है बच्चों, नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं ना, बिना एक्सीडेंट के, मैक्सिमम जो मौत हो रही है उसका कारण है बच्चों कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। यानी मैक्सिमम जो इंसानों की मौत होती है बच्चों, वो हार्ट रिलेटेड या ब्लड वेसल रिलेटेड जो है डिसऑर्डर से होती है। पर फिर भी अगर देखा जाए बच्चों, तो पूरी दुनिया में इंसानों की मौत का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो कैंसर भी है। वापस बोल रहा हूं, इंसानों में होने वाली खूंखार बीमारियों में से एक खूंखार बीमारी कैंसर है, और ये पूरी दुनिया में इंसानों में मौत का एक मेजर कारण भी बना हुआ है। फिर एनसीईआरटी अगली लाइन में हिंदुस्तान के बारे में लिखती है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? इंडिया में अगर देखा जाए मोर देन अ मिलियन, मिलियन का मतलब होता है बच्चों 10 लाख। एनसीईआरटी कहती है कि हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो कैंसर से जो बच्चों पीड़ित होते हैं, और उन 10 लाख में से एक भारी मात्रा में जो लोग होते हैं वो कैंसर की वजह से दम तोड़ देते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। तभी तो एनसीईआरटी आगे क्या लिखती है, इसीलिए बच्चों आजकल मैक्सिमम जो साइंटिस्ट हैं, तो उनका जो रिसर्च का जो मेन एरिया बच्चों वो कैंसर है। क्योंकि समझिए, एचआईवी का अगर इन्फेक्शन हो गया, मौत सुनिश्चित है, पर आपको पता है कैंसर को अगर टाइम से डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है बच्चों। बेटा एड्स जो है, हेपेटाइटिस भी जो है, ये कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है ना, पर कैंसर बच्चों कंप्लीटली क्योरेबल है। आपको पता है ये अलग अलग स्टेजेस में चलता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब हमें पता है कि अगर हमने कैंसर को टाइम पर डिटेक्ट कर लिया तो कम से कम इसको ठीक तो किया जा सकता है बच्चों। तो इसलिए एनसीईआरटी कहती है, इसीलिए आजकल मैक्सिमम साइंटिस्ट के रिसर्च का जो मेन मुद्दा है बच्चों वो कौन सा है? कैंसर। साइंटिस्ट इसी चीज को जानने में लगे हुए हैं कि कैंसर कैसे होता है,
कैसे जो है इसको रोका जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, ये मैंने आपको जो है एनसीईआरटी का जो है वो पैराग्राफ समझा दिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक शुरू करता हूं बच्चों मैं, कैंसर सुनिएगा। पहले तो कैंसर के लिए एक वर्ड यूज होता है बच्चों, ऑन्को, बहुत आराम से पढ़ेंगे, ONCO। तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। आपको कुछ नहीं लिखना है बच्चों, एमजे सर लिख भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं ना बच्चों, समय बचा रहा हूं मैं आपको, मैंने लिखा बच्चों अगली स्लाइड मैंने लिखा है स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी। अब समझते हैं बच्चों, कैंसर को लेकर कुछ बातें समझाऊंगा, जैसे कि कैंसर की डेफिनेशन, कैंसर का मैकेनिज्म, कैंसर किसकी वजह से होता है, कैंसर का कैसे डायग्नोसिस हो सकता है, क्या कैंसर का ट्रीटमेंट होगा, क्या कैंसर के टाइप्स होंगे, ये कुछ बातें बच्चों हम कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, कोशिश करते हैं मैक्सिमम बातें आज हो जाएं। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले शुरू करता हूं कैंसर की डेफिनेशन। आम भाषा में कहूं बच्चों, व्हाट इज कैंसर, सुनिएगा, व्हाट इज कैंसर, कैंसर इज द एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। समझे बच्चों, कैंसर की परिभाषा, कैंसर इज द एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी सेल का नंबर अगर एबनॉर्मली ज्यादा हो जाए उसे कहा जाता है कैंसर। पहली चीज समझिए बच्चों, सेल का नंबर बढ़ता कैसे, सेल का नंबर बढ़ता है जब सेल में डिवीजन होता है। बेटा सेल का नंबर कैसे बढ़ेगा, जब सेल में डिवीजन होगा ना। पर सोचिए, कल को किसी कारण से ये सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाला मैकेनिज्म अगर फेल हो जाए, मैं आपको समझा दूं बच्चों, पहली बात तो सेल का नंबर बढ़ता कैसे, जब सेल में डिवीजन होता है। पर जो सेल डिवीजन होता है ना बच्चों, नॉर्मली अगर देखा जाए ये जेनेटिक लेवल पर हाईली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है। बेटा सेल डिवीजन जो है ये हाईली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होता है बच्चों, सेल डिवीजन जो है हाईली कंट्रोल्ड होता है बच्चों। इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जाता है कि कितने बार सेल को डिवाइड करना है, कब सेल डिवीजन रुक जाना चाहिए, ये पूरा प्रॉपर्ली बच्चों जेनेटिक लेवल पर जो है रेगुलेटेड होता है। अब समझिए बेटा, मैंने आपसे क्या कहा, व्हाट इज कैंसर, एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी सेल का नंबर हद से ज्यादा बढ़ जाए। और वो सेल का नंबर बढ़ता किससे, सेल डिवीजन से। तो बेटा अगर सेल डिवीजन अगर उटपटांग तरीके से हो जाए, आप समझो बच्चों, सेल का नंबर कैसे बढ़ता है, जब सेल में डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे। कैंसर का मतलब क्या है, एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। इसका मतलब वो तभी हो सकता है जब सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाले मैकेनिज्म जो है वो फॉल्टी हो जाए। मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाले मैकेनिज्म जो है वो होते हैं बच्चों, सेल डिवीजन हाईली रेगुलेटेड मैकेनिज्म है। पर सोचिए कल को किसी कारण से, वो कारण हम डिस्कस करेंगे, कार्सिनोजन, कल को किसी कारण से सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाले मैकेनिज्म अगर बच्चों फॉल्टी हो जाए और सेल डिवीजन जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, तो क्या होगा, सेल का नंबर हद से ज्यादा हो जाएगा, उसी को कहा जाता है कैंसर। अब समझिए बच्चों, अगर ऐसा सेल, बेटा नॉर्मल सेल में सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाले जीन प्रॉपर्ली काम करते हैं, तभी सेल डिवीजन रेगुलेटेड होता है। कल को मान लो किसी कारण से किसी नॉर्मल सेल में अगर उन जीन्स में गड़बड़ी हो जाए, हो सकता है म्यूटेशन हो जाए बच्चों, तो सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाला मैकेनिज्म खराब हो जाएगा ना। तो अब ऐसे सेल को हम कह देंगे एबनॉर्मल सेल। समझे बच्चों, आज की क्लास में जब भी मैं एबनॉर्मल सेल कहूंगा, पहले तो एक चीज समझे बच्चों, व्हाट इज एबनॉर्मल सेल। आम भाषा में मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी ऐसा सेल जो अपना नॉर्मल काम नहीं करेगा उसे हम एबनॉर्मल कह सकते हैं ना। बेटा कोई भी ऐसा सेल जो अपना नॉर्मल काम नहीं कर रहा है मतलब वो एबनॉर्मल है। पर मैं तो आपको कैंसर पढ़ा रहा हूं ना बच्चों, तो कैंसर के दौरान जब भी मैं एबनॉर्मल सेल कहूंगा तो मान के चलिए मैं उस सेल की बात कर रहा हूं जिसमें सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाले मैकेनिज्म खराब हो चुके हैं। और बेटा जो एबनॉर्मल सेल होता है उसको एक ही काम आता है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। समझिए बच्चों, वो क्या करता है, यूएई यूएई, यू अनकंट्रोल, ए एबनॉर्मल, ई एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, समझिए, पहले तो आपको होता है माइटोटिक डिवीजन से जो सेल बनते हैं वो आइडेंटिकल बनते हैं बच्चों ना, जैसा पेरेंटल सेल है हूबहू वैसे डॉटर सेल बनते हैं। अब कैंसर को समझिए बच्चों, मान लेते हैं बच्चों ये नॉर्मल सेल है, बहुत मेहनत से पढ़ रहे हैं बच्चों, मान लेते हैं ये नॉर्मल सेल, मैंने क्या लिखा है, ड्यू टू एनी रीजन इफ देयर इज एबनॉर्मलिटी इन द सेल डिवीजन रेगुलेटरी मैकेनिज्म। और वो नॉर्मल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाए बच्चों, एबनॉर्मल सेल। व्यू को समझिए, मैंने स्फेरिकल बना दिया है नॉर्मल के लिए और स्क्वायर बना दिया एबनॉर्मल के लिए। फिर कह रहा हूं बेटा, कोई भी ऐसा सेल जो अपना नॉर्मल काम नहीं करेगा उसे आप एबनॉर्मल कह दो। पर मैं तो कैंसर पढ़ा रहा हूं ना बच्चों, कैंसर कब होता है, जब सेल डिवीजन हद से ज्यादा होता है। तो आज की इस क्लास में एबनॉर्मल सेल कहने का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा सेल जिसमें सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाला मैकेनिज्म खराब हो गया। और ऐसा सेल क्या करता है बच्चों, सिर्फ डिवाइड डिवाइड डिवाइड। क्या करता है वो, यूएई यूएई, एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चों, अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन।
और आपको पता है जब माइटोटिक डिवीजन होते हैं आइडेंटिकल सेल बनेंगे, तो बेटा ये एबनॉर्मल सेल है। तो एबनॉर्मल सेल में अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे एबनॉर्मल सेल का ही ग्रुप बन जाएगा बच्चों। और एबनॉर्मल सेल का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है बच्चों, ट्यूमर कहलाता है या फिर नियोप्लाज्म कहलाता है। मैंने अभी कैंसर नहीं कहा बच्चों, मैंने क्या कहा है, मैंने ट्यूमर कहा है, ऐसा कुछ। वापिस से बोल रहा हूं बच्चों, व्हाट इज कैंसर, आराम से पढ़ रहे हैं बच्चों ना। व्हाट इज कैंसर, एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, सेल का नंबर हद से ज्यादा हो जाए। सेल का नंबर बढ़ता कैसे, जब सेल डिवीजन होता है। तो समझिए कोई भी ऐसा सेल जिसमें सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाला मैकेनिज्म अगर खराब हो जाए तो अब वो कैंसर के नजरिए से एबनॉर्मल सेल है। और एबनॉर्मल सेल को एक ही काम आता है बच्चों, यूएई अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। और जब माइटोटिक डिवीजन है तो उसी के जैसे एबनॉर्मल सेल का पूरा एक झुंड बन जाता है। और बेटा एबनॉर्मल सेल का जो झुंड बनता है उसे ट्यूमर कहा जाता है। मैंने कैंसर नहीं कहा, क्या कहा मैंने बेटा, इसको ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर समझ में आ गया। ट्यूमर का मतलब क्या है, एबनॉर्मल सेल का ग्रुप, बस इतना ध्यान रखना। एबनॉर्मल सेल मतलब ऐसे सेल जिनमें सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाला मैकेनिज्म खराब हो चुका है। ये समझ में आ गया बच्चों। अब समझिए ऐसे रैपिडली डिवाइडिंग सेल का ग्रुप क्या कहलाता है, ट्यूमर। अब ये ट्यूमर होता है मेरे बच्चों दो टाइप का। ट्यूमर दो टाइप का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर और एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। समझिए बच्चों, मैलिग्नेंट ट्यूमर को कहा जाता है एक्चुअली में कैंसर। दिस इज कॉल्ड कैंसर। यानी मैं कह सकता हूं बच्चों, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है पर हर कैंसर ट्यूमर होता है। ये लाइन समझ में आ रही बच्चों। देखिए बिनाइन ट्यूमर ट्यूमर है पर कैंसर नहीं है, मैलिग्नेंट ट्यूमर ट्यूमर है पर कैंसर भी तो है। अरे आप जानते हैं ना बच्चों कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। आप जानते हो ना बच्चों, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट्स बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो उसी तरह से ऑल कैंसर आर ट्यूमर बट ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा बच्चों। तो आज की क्लास में व्हाट इज ट्यूमर बच्चों, व्हाट इज ट्यूमर, एबनॉर्मल सेल का ग्रुप है। एबनॉर्मल सेल मतलब रैपिडली डिवाइडिंग सेल। इसका मतलब ऐसे सेल हैं जिनमें सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाला मैकेनिज्म खराब हो चुका है, ऐसा कुछ। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, यहां पर देखिए एबनॉर्मल सेल का ग्रुप है, ये भी एबनॉर्मल सेल का ग्रुप है। और एबनॉर्मल सेल मतलब रैपिडली डिवाइडिंग सेल का ग्रुप है, इसे हम कहेंगे ट्यूमर। अब ये ट्यूमर बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैं आपको दोनों समझाता हूं, सुनिए बच्चों। पहले बात तो बिनाइन ट्यूमर, ट्यूमर का मतलब क्या है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल का ग्रुप है। पर बिनाइन ट्यूमर क्या होता है बच्चों, वो होता है कैप्सुलेटेड। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं बच्चों, ये ऐसा ट्यूमर है जो किसी कैप्सूल से सराउंडेड है। और सोचिए बच्चों, इन सेल को एक ही काम करना है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। ये अपना नंबर बढ़ाना चाहते हैं। पर आप सोचिए अगर इनके चारों तरफ कैप्सूल हो गई तो इनमें इस ट्यूमर में ग्रोथ जो है बच्चों कंपैरेटिवली फास्ट होगी या स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी ना बच्चों। अरे समझिए, अगर मान लेते हैं हम दीवार के कमरे के अंदर घिरे हुए बच्चों, तो जाहिर सी बात हम दीवार फाड़ कर थोड़ा निकल जाएंगे। तो समझिए ट्यूमर का मतलब क्या है, एबनॉर्मल सेल का ग्रुप है, यानी रैपिडली डिवाइडिंग सेल है। इनको सिर्फ यूएई डिवाइड 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 करना है। पर बेटा बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो कैप्सुलेटेड होगा, पर जब ये कैप्सुलेटेड होगा इसका मतलब ये स्लो ग्रोइंग हो जाएगा, ऐसा कुछ। एक और चीज समझिए बच्चों, जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो लेस हार्मफुल होता है, यानी बेटा ये बॉडी को बहुत कम नुकसान पहुंचाएगा। नुकसान तो पहुंचाएगा बच्चों, पर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के कंपैरिजन में लेस हार्मफुल होता है। पहले मैं आपको समझाता हूं ट्यूमर कोई सा बच्चों वो नुकसान कैसे पहुंचाता है। समझिए, नुकसान उसकी वजह से नहीं है, नुकसान है वो नॉर्मल सेल को काम नहीं करने देगा ना। समझो बच्चों, जैसे मान लो यहां ट्यूमर बन रहा है, ये बगल वाले टिश्यू में नॉर्मल सेल है, ये दूर कहीं पर नॉर्मल सेल है। और हर सेल को बच्चों न्यूट्रिशन मिलता है किससे, ब्लड सप्लाई की मदद से। अब समझिए ये जो ट्यूमर सेल हैं इनका एक ही काम है, इनको और कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ डिवाइड 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 करना है बच्चों। अब डिवाइड करने के लिए इसको एनर्जी भी तो चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए। तो क्या होगा, ये बगल वाले सेल का न्यूट्रिशन भी ये छीन लेते हैं, ऐसा कुछ बच्चों। यानी समझिए ये खुद तो डिवाइड 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 करते रहेंगे ना बच्चों, पर ये क्या करेंगे, जो नॉर्मल टिश्यू हैं उनका न्यूट्रिशन भी छीन लेते हैं कि भाड़ में जाओ, हमें आपका न्यूट्रिशन दो, हम करेंगे डिवाइड डिवाइड डिवाइड। तो ये तो अपना नंबर बढ़ा रहे हैं, पर जो नॉर्मल सेल है उसका न्यूट्रिशन छीन लेंगे बच्चों, तो नॉर्मल सेल काम नहीं कर पाएगा, इसलिए लफड़ा हो जाता है। पर आप एक चीज समझिए बच्चों, यहां पर ये कैप्सुलेटेड हैं, तो एक बात तो कंफर्म है, ये जो सेल हैं बच्चों, ये जो ट्यूमर सेल हैं, ये यहां से अलग होकर दूसरी जगह तो नहीं जा सकते ना बच्चों, कम से कम। यानी समझो ये इसी पर्टिकुलर लोकेशन में अगर कोई नॉर्मल सेल है बस उसका न्यूट्रिशन छीन सकते हैं, पर चूंकि कैप्सुलेटेड है तो ये यहां से अलग होकर बगल वाले टिश्यू पर या फिर कैप्सूल के बाहर वाले टिश्यू पर आक्रमण नहीं कर सकते।
आक्रमण का मतलब होता है इन्वेजन करना, इन्वेड करना, तो ये आक्रमण नहीं कर सकते और ये बॉडी में दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, उसे कहते हैं बेटा मेटास्टेसिस। अभी समझाऊंगा तो ध्यान सुनिएगा बच्चों। जो बिनाइन ट्यूमर है, पहली बात तो ट्यूमर मतलब एबनॉर्मल सेल का ग्रुप है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल का ग्रुप है, पर ये कैप्सुलेटेड है तो स्लो ग्रोइंग होगा, तो ये कैप्सूल को तोड़कर दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, तो ये ज्यादा सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नुकसान तो पहुंचाएंगे पर ये लेस हार्मफुल है। बेटा कैप्सुलेटेड है यानी ये लोकलाइज्ड है, जहां होता है वहीं रहता है, नॉन मेटास्टेटिक है, इसका मतलब बच्चों ये बॉडी के दूसरे रीजन पर स्प्रेड नहीं होता है, नॉन मेटास्टेटिक है। बेटा ये मैलिग्नेंट नहीं है, नॉन इन्वेजिव है, ये जो है बगल वाले टिश्यू पर आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि कैप्सूल से ढका हुआ है बच्चों, तो जाहिर सी बात है ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो ये फैटल नहीं होते बच्चों, ये जानलेवा नहीं होते, ये नॉन फैटल है, एक्चुअली में कैंसर है ही नहीं, यानी ये नॉन कैंसरस होते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों किसके बारे में, मैलिग्नेंट ट्यूमर। इसको ध्यान समझिएगा, ट्यूमर है इसका मतलब एबनॉर्मल सेल का ग्रुप है ना बच्चों, एबनॉर्मल सेल का ग्रुप है। आप देखिए एबनॉर्मल सेल का ग्रुप है मतलब रैपिडली डिवाइडिंग सेल, यूएई यूएई, बस एक ही काम है इनका। पर खास बात है बेटा, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो नॉन कैप्सुलेटेड है, देखिए इनके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है बच्चों, नॉन कैप्सुलेटेड हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो है डिवाइड करते रहेंगे, बगल वाले टिश्यू का न्यूट्रिशन छीन लेंगे, उसको भी बर्बाद कर देंगे, तो बेटा कैप्सूल नहीं है तो ये रैपिड ग्रो करेगा और ये वेरी हार्मफुल है क्योंकि ये सराउंडिंग टिश्यू को भी डैमेज करेगा, क्योंकि ये इन्वेजन कॉज करेगा ना बच्चों। समझिए, देखिए मान लेते हैं यहां पर ये ट्यूमर बना, समझिए इसके पास में जो नॉर्मल सेल होंगे उनका न्यूट्रिशन छीन लेंगे पहले, फिर समझो इनको रोकने वाला कोई नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है ना बच्चों, तो ये क्या सोचेंगे, चलो अब बगल वाले टिश्यू पर आक्रमण करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो ट्यूमर के सेल होते हैं ये यहां से अलग होकर ये बगल वाले टिश्यू पर आक्रमण करते हैं, इसे कहते हैं इन्वेजन। तो ये आक्रमण कर सकते हैं, फिर उसका न्यूट्रिशन छीन लेंगे, उसको बर्बाद कर देंगे, फिर ये सोचेंगे कि अब ब्लड की मदद से कहीं और चलते हैं बेटा। तो यहां पर ये जो ट्यूमर के सेल हैं ये ब्लड की मदद से ये डिस्टेंटली सिचुएटेड किसी दूसरी जगह पर आ सकते हैं, उनको भी बर्बाद कर देंगे। और कमाल की बात है बच्चों, ये कहने का मतलब ये ट्यूमर सेल लोकलाइज नहीं है, ये बेटा आक्रमण कर रहा है और ब्लड की मदद से दूसरी जगह भी जा सकता है, और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है बच्चों मेटास्टेसिस। और एनसीईआरटी कहती है दिस इज द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेटा यही कैंसर की सबसे डरा देने वाली प्रॉपर्टी है, सबसे भयानक प्रॉपर्टी है, लिखा हुआ मैंने मेटास्टेसिस क्या है, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऐसा कुछ। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये पोर्शन समझ में आया, वापस से बोल रहा हूं, ट्यूमर का पहले बात समझिए, व्हाट इज एबनॉर्मल सेल। बेटा आज की क्लास में एबनॉर्मल सेल का क्या मतलब है, कोई भी ऐसा सेल जिसमें सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाले मैकेनिज्म फेल हो गए, और वो सेल बस एक ही चीज जानता है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, कोई मतलब नहीं है उसको, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, यूएई यूएई। और आपको पता है माइटोटिक डिवीजन से आइडेंटिकल सेल बनेंगे, तो ऐसे एबनॉर्मल सेल का पूरा एक झुंड बनता चला जाएगा, उसी को कहते हैं ट्यूमर। अब अगर ये कैप्सुलेटेड है तो बिनाइन ट्यूमर है, पर अगर ये कैप्सुलेटेड नहीं है तो ये बगल वाले टिश्यू पर इन्वेजन करेगा, आक्रमण, और ये ब्लड की मदद से बॉडी के दूसरे पार्ट पर स्प्रेड भी तो हो सकता है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेटास्टेसिस, तो उसे कहा जाता है बच्चों मैलिग्नेंट ट्यूमर। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा है आपको। बच्चों कैंसर को लेकर जो है मेरी पहली स्लाइड है, अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों दूसरी स्लाइड, इत्मीनान रखिए। आज बच्चों कैंसर टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम पूरा पढ़ लेंगे, पर मुझे आपको समझाना बच्चों ना, मैं इत्मीनान से पढ़ाऊंगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, और टाइम पर कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, इसी को मेहनत कहते हैं ना बच्चों। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों कि कैंसर डेवलप कैसे होता है। कोशिश कीजिए स्लाइड आपको समझ में आ जाए बच्चों ना, कोशिश कीजिए, बहुत आसान समझ में आ जाएगी। आखिर कैंसर होता कैसे है, कैंसर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब कैंसर होता कैसे, कैंसर क्या है बच्चों, सेल डिवीजन को रेगुलेट करने वाला मैकेनिज्म अगर खराब हो जाए, तो पहले मैं एक काम करता हूं, आपको नॉर्मल सेल डिवीजन कैसे रेगुलेट होता है वो समझाऊंगा ना बच्चों, बहुत मेहनत कर रहे हैं। पहले मैं आपको समझाता हूं नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ सेल डिवीजन, फिर उसमें गड़बड़ी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसर हो जाएगा। तो पहले नॉर्मल सेल डिवीजन कैसे रेगुलेट होता है इसको थोड़ा ध्यान सुनिए बच्चों ना, नॉर्मल सेल डिवीजन कैसे रेगुलेट होता है ध्यान समझिए। मान लेते बच्चों ये कोई नॉर्मल सेल है, अब सेल के अंदर की बात चलिए, सेल है,
उसमें क्रोमोसोम है, डीएनए है, डीएनए में जीन है, आप पढ़ चुके हैं बच्चों। डीएनए का वो पार्ट जो एक्सप्रेस होता है, आरएनए बनता है, उसे हम जीन कह रहे हैं। अब समझिएगा ना, मैं आपको समझाता हूं बच्चों। नॉर्मल सेल में जो डिवीजन होता है ना बच्चों, वो जेनेटिक लेवल पर रेगुलेट होता है। कैसे रेगुलेट होता है, ध्यान समझिएगा। हमारे सेल में हम 3 टाइप के जीन की बात करते हैं। पहले बेटा मैं आपको नॉर्मल डिवीजन का रेगुलेशन समझा दूं, तो उसमें गलती करेंगे तो फिर कैंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसको ध्यान सुनिएगा बेटा। नॉर्मल सेल में हम यहाँ पर 3 टाइप की जीन की बात कर रहे हैं, 3 टाइप की जीन की बात कर रहे हैं। एक होती है मेरे बच्चों प्रोटो ऑन्कोजीन, एक है सुसाइडल जीन, एक है ट्यूमर सप्रेसर जीन। फिर मैं तो ऑन्को का मतलब क्या होता है, कैंसर। मैंने लिखा है स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी। तो कैंसर करवाने वाला जीन क्या कहलाएगा, ऑन्कोजीन। बेटा ये हमारे नॉर्मल सेल में ऑन्कोजीन नहीं है। ऑन्कोजीन होता तब तो कैंसर हो जाता ना बेटा। ऑन्कोजीन नहीं, मैंने क्या लिखा है, प्रोटो ऑन्कोजीन है। ये समझ में आ रहा है। मैं आपको समझा रहा हूं। पहले नॉर्मल सेल में बच्चों हम 3 टाइप के जीन्स की बात कर रहे हैं। तो समझो, एक नॉर्मल सेल का वो जीन जो कि उसको सेल डिवीजन के लिए सिग्नल देगा। पहली बात तो समझो, कैंसर भी क्या है, जब सेल डिवीजन हद से ज्यादा हो जाए तो ऑन्कोजीन हद से ज्यादा डिवीजन का सिग्नल देगा, तो प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल डिवीजन का सिग्नल देगा। ये समझ में आ रहा है बच्चों। तो समझिए, नॉर्मल सेल में हम 3 टाइप की जीन की बात कर रहे हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है, ये हमारे सेल का वो जीन है जो उसको नॉर्मल रेट से डिवीजन के लिए सिग्नल देता है। इसलिए बच्चों उसको सेलुलर ऑन्कोजीन कहते हैं, उसको सी ऑन्क भी कहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई ऑन्कोजीन नहीं है, कैंसर कॉजिंग जीन नहीं है। ये क्या है बेटा, ये प्रोटो ऑन्कोजीन है। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों। एक प्रोटो ऑन्कोजीन है, एक ट्यूमर सप्रेसर जीन और एक सुसाइडल जीन। आइए समझते हैं नॉर्मल सेल डिवीजन कैसे रेगुलेट होता है। मान लो बच्चों, कोई ऑर्गन है, रफली समझा रहा हूं। मान लो उसमें 10 सेल थे, मान लो जो उसमें से मान लो बच्चों 8 मर गए, 2 ही बचे। तो अब आप क्या चाहते हो कि हम वापस से जो हैं 8 नए सेल बनाकर 10 पूरे कर लें, और एक बार जैसे 10 पूरे होंगे हम सेल डिवीजन को रोक देंगे ना बच्चों। अब वो मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है, ध्यान सुनिएगा। बच्चा लिख रहा है सर आप जोरदार पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच। आप जोरदार पढ़िए बच्चों, ना तब मजा आएगा ना। सुनिए, 2 मिनट समझ में आएगा। देखिए कैसे। नॉर्मल सेल के अंदर बच्चों 3 टाइप के जीन है। पहला है प्रोटो ऑन्कोजीन। बेटा ऑन्कोजीन तो हद से ज्यादा डिवीजन करवाएगा, प्रोटो ऑन्कोजीन ठीक ठाक डिवीजन करवाएगा। अब समझिए, मान लेते हैं बच्चों इस सेल को डिवीजन करना है, नॉर्मल सेल है, और नॉर्मल सेल के डिवीजन से नॉर्मल सेल ही तो बनेंगे ना, कंफर्म बच्चों। ये नॉर्मल सेल है, जैसे इसमें प्रोटो ऑन्कोजीन चालू होता है, प्लस का मतलब हो गया ये एक्टिवेट हो गया बच्चों। तो प्रोटो ऑन्कोजीन जब चालू होगा सेल में क्या होगा, डिवीजन, 1 से बने 2, अभी सिर्फ 2 बन गए। फिर हमें तो और सेल चाहिए, फिर प्रोटो ऑन्कोजीन चालू होगा, फिर 2 से बनेंगे 4, फिर प्रोटो ऑन्कोजीन चालू होगा, 4 से बनेंगे 8। ये समझ बच्चों। तो मान लेते हैं जितने सेल हमको बनाने थे हमने बना लिए बच्चों। यानी कि प्रोटो ऑन्कोजीन स्टिमुलस देगा, एक्टिवेट होगा, तो सेल डिवीजन होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अब समझो, मान लो ये हमारा कोई ऑर्गन था, इसमें जितने सेल बनाने थे हमने बना लिए ना बच्चों। अब हम क्या चाहते हैं कि ये सेल डिवीजन क्या हो जाए, बंद हो जाए, इसको हमें सप्रेस करना है। अब ध्यान समझिएगा बेटा, जैसे जैसे प्रोटो ऑन्कोजीन चालू होगा तो सेल में डिवीजन होगा ना बच्चों। प्रोटो ऑन्कोजीन चालू, सेल डिवाइड होगा 1 से 2। अभी और चाहिए हमको, तो क्योंकि जगह है ऑर्गन में, 2 से 4। अभी और चाहिए 4 से 8, अभी और चाहिए 8 से 16। पर समझिए, अब अगर हमको नहीं चाहिए, एक बात समझिए, ये नॉर्मल सेल है बच्चों, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनिबिशन। बहुत शानदार। कैंसर सेल में प्रॉपर्टी नहीं बच्चों, नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होती है कांटेक्ट इनिबिशन। ये समझाता हूं बच्चों। देखिए, जैसे जैसे प्रोटो ऑन्कोजीन चालू होगा सेल डिवाइड होगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, फिर प्रोटो ऑन्कोजीन चालू, सेल डिवाइड, सेल का नंबर बढ़ेगा। पर समझिए, ऑर्गन की साइज तो वही है ना, जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता जाएगा बेटा सेल पास आएंगे, पास, तो वो एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे बेटा, एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे। और इनमें प्रॉपर्टी है, जैसे ही नॉर्मल सेल कांटेक्ट में आने लग जाते हैं, इनमें कौन सा जीन एक्टिवेट हो जाता है बेटा, ट्यूमर सप्रेसर जीन। बेटा आप समझिए, प्रोटो ऑन्कोजीन चालू होगा तो सेल डिवाइड होगा 1 से 2, फिर चालू 2 से 4, फिर चालू 4 से 8, फिर चालू 8 से 16। पर समझिए, प्रोटो ऑन्कोजीन की वजह से सेल का डिवीजन होता जाएगा, सेल का नंबर बढ़ता जाएगा, और जब सेल का नंबर बढ़ेगा तो सेल पास भी तो आएंगे ना बच्चों। और जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं, उनमें ट्यूमर सप्रेसर जीन का क्या हो जाता है, एक्टिवेशन। और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रोटो ऑन्कोजीन को क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा। और एक बार प्रोटो ऑन्कोजीन बंद हो गया तो सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा देर से। और जितने सेल हमको बनाने थे उतने बनाकर हम रुक जाएंगे, तो कैंसर नहीं हुआ ना बच्चों। यानी समझिए, नॉर्मल सेल में कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, कांटेक्ट इनिबिशन की। इसका मतलब जैसे ही प्रोटो ऑन्कोजीन चालू हुआ
सेल का डिवीजन, सेल का नंबर बढ़ने लगेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, ये कांटेक्ट में आएंगे, कांटेक्ट में आते ही ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट होगा, प्रोटो ऑन्कोजिन बंद होगा और सेल डिवीजन का क्या हो जाएगा, इनिबिशन। यानी कांटेक्ट में आने से सेल डिवीजन का इनिबिशन, ये कहलाता है कांटेक्ट इनिबिशन। दैट्स इट। तो जितने सेल बनने थे बन जाएंगे और उसके बाद सेल डिवीजन अपने आप रुक जाएगा। समझ में आ गया? बस हाईली कंट्रोल मैकेनिज्म है। एक चीज और समझिए बच्चों, अब ये जो सेल बन रहे ना, हो सकता है गलती से इनमें अगर कोई एबनॉर्मल सेल बन गया तो बच्चों, क्योंकि म्यूटेशन हो सकता है, अगर कोई एबनॉर्मल सेल बन गया उसको हटाना भी तो है। तो इन सभी सेल में एक और जीन है ना बच्चों, वो है सुसाइडल जीन, एपोप्टोटिक जीन। अगर गलती से कोई सेल एबनॉर्मल बन गया तो उसके सरफेस पर कोई ना कोई एबनॉर्मल प्रोटीन भी तो आएगा। तो अगर कोई एबनॉर्मल सेल बन गया तो उसके अंदर सुसाइडल जीन एक्टिवेट हो जाता है और वो उस सेल में एक ऐसा प्रोग्राम सेट कर देता है कि उस सेल की अपने आप डेथ हो जाती है। उसे कहते हैं बच्चों प्रोग्राम्ड सेल डेथ, या फिर उसको कहते हैं सेल सुसाइड। दैट्स इट। यानी कि प्रोटो ऑन्कोजीन सिग्नल देगा, सेल डिवाइड होते रहेंगे, नंबर बढ़ेगा, जैसे ही ठीक ठाक हो जाएंगे नंबर में, कांटेक्ट में आएंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट होगा, प्रोटो ऑन्कोजीन बंद होगा, सेल डिवीजन का इनिबिशन हो जाएगा। और इनमें बेटा सुसाइडल जीन टाइम टू टाइम चेक करता रहता है कि कहीं मैं एबनॉर्मल सेल के अंदर तो नहीं हूं। अगर एबनॉर्मल सेल है तो सुसाइडल जीन एक्टिवेट हो जाता है, ऐसा प्रोग्राम सेट हो जाता है कि सेल की अपने आप ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, सुसाइड हो जाती है। तो एबनॉर्मल सेल को हम एलिमिनेट भी कर देते हैं। दैट्स इट। ये बेटा नॉर्मल सेल डिवीजन को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है। ये 100 में आ गया क्या बच्चों? मुझे जल्दी से बताइए आप। मान के चलिए हमारी आज की लास्ट स्लाइड है बच्चों ना, अगली क्लास में हम 2 स्लाइड और पढ़ लेंगे, आराम से पढ़ेंगे बच्चों। टॉपिक 100 में भी तो आना चाहिए ना, सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, सिलेक्शन वाला प्रोसेस आपका कंप्लीट करना है। बेटा ये वाला मैकेनिज्म 100 में आ गया क्या? जल्दी बताओ ना। अब इस मैकेनिज्म में गड़बड़ी करेंगे तो कैंसर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, आपको 100 में आ गया बच्चों। अब ये जो नॉर्मल मैकेनिज्म है, इसमें अगर कोई गड़बड़ी आ जाए तो सेल डिवीजन हद से ज्यादा हो जाएगा ना बच्चों। तो क्या गड़बड़ी आती है वो समझते हैं। मान लो बच्चों ये कोई नॉर्मल सेल था, इसमें होगा प्रोटो ऑन्कोजीन जो सेल डिवीजन करवाता है। पर समझो मान लो बच्चों कल को किसी कारण से, वो कारण है बच्चों कार्सिनोजन, अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे म्यूटेशन करने वाले को म्यूटाजन कहते हैं ना, कैंसर करने वाले को कार्सिनोजन कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। समझो कल को मान लो किसी कारण से इसका जो प्रोटो ऑन्कोजीन है वो कन्वर्ट हो जाए बच्चों ऑन्कोजीन में, मतलब उसमें म्यूटेशन हो गया। कल को मान लो बच्चों किसी भी कारण से, वो कारण पढ़ लेंगे अगली क्लास में, एक्सरे वगैरह हो सकते हैं, गुटखा हो सकता है, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, बाद में देखेंगे बच्चों। नॉर्मल सेल का प्रोटो ऑन्कोजीन कल को किसी कारण से ऑन्कोजीन में बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इसे कहते हैं बच्चों ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। पर एक चीज समझो, अगर मान लो बच्चों इसका प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गया। अब समझिए, पहली बात तो प्रोटो ऑन्कोजीन सेल डिवीजन के लिए सिग्नल देता है, तो ऑन्कोजीन तो हद से ज्यादा सिग्नल देगा ना बच्चों। जैसे प्रोटो ऑन्कोजीन के लिए मैंने 1+ लगाया था, ऑन्कोजीन के लिए मैंने 3+ लगा दिए। तो बेटा अगर नॉर्मल सेल में मान लो कि इस पे कोई ऐसी चीज कांटेक्ट में आ गई कि इसके अंदर जो है बच्चों प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो गया ऑन्कोजीन में, तो ऑन्कोजीन तो क्या देगा, स्टिमुलस देता रहेगा, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, यूएई यूएई। तो यहां पर इस बार अब अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एक्सेसिव डिवीजन होंगे। देखिए यूएई और एबनॉर्मल सेल का अच्छा खासा ग्रुप बन जाएगा। ये सब हमारे बच्चों अब ध्यान से सुनिए, एबनॉर्मल सेल का अच्छा खासा ग्रुप बन गया ना यहां पर। अब खास बात क्या है, कैंसर सेल की प्रॉपर्टी है, कैंसर सेल के अंदर बच्चों कांटेक्ट इनिबिशन नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैंने यहां लिखा है कैंसर सेल कांटेक्ट इनिबिशन शो नहीं करता बच्चों। यानी कैंसर सेल जो है देखिए इनका नंबर बढ़ जाएगा ना, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आते हैं ना, तो भी इनमें ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट ही नहीं होता है। इनको कोई मतलब नहीं है ना भीड़ लगने से, इनको तो एक चीज पता है, भीड़ करते जाओ, अगर हमको न्यूट्रिशन की कमी पड़ेगी बगल वाले पर आक्रमण करेंगे, उसका न्यूट्रिशन छीन लेंगे, क्योंकि बाकी कोई काम तो करना नहीं है इनको, यूएई करना है, दैट्स इट। तो देखिए बेटा यहां पर प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हुआ, सेल डिवीजन के लिए हद से ज्यादा स्टिमुलस मिला, एबनॉर्मल सेल का अच्छा खासा ग्रुप बन गया। पर कमाल की बात है, ये जो ट्यूमर सेल बने बेटा, एबनॉर्मल सेल, कैंसर सेल, डू नॉट शो कांटेक्ट इनिबिशन। इसका मतलब इनमें बेटा ट्यूमर सप्रेसर जीन का एक्टिवेशन नहीं होगा, और जब ट्यूमर सप्रेसर जीन ही एक्टिवेट नहीं होगा बच्चों, तो ऑन्कोजीन सिग्नल देता रहेगा,
UAE होता रहेगा और एबनॉर्मल सेल का नंबर एक्सेसिव हो जाएगा। इसी को तो हम कह रहे हैं कैंसर। दैट्स इट, समझ में आ गया। यहां पर एक डाउट आता है कि सर जब ये सारे ही सेल एबनॉर्मल हैं तो इनके अंदर वो सुसाइडल जीन भी तो एक्टिवेट होगा। बिल्कुल होगा बच्चों, पर यहां पर सुसाइडल जीन का इफेक्ट न के बराबर आएगा। मैंने लिखा बच्चों सुसाइडल जीन काम तो करेगा पर उसका इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि समझिए जब ये सेल, पहली बात तो सुसाइडल जीन कब एक्टिवेट होगा, जब उसको ये पता चलेगा कि वो सेल एबनॉर्मल है। पर वो एबनॉर्मल कब पता चलेगा, जब उसमें एबनॉर्मल प्रोटीन बनेंगे, पर उसमें थोड़ा समय लगेगा ना बच्चों। तो माना कि ये सारे सेल एबनॉर्मल हैं, इन सब के अंदर सुसाइडल जीन एक्टिवेट होगा, पर जिस रेट से इनमें सुसाइड होगा उससे ज्यादा रेट से तो क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है बच्चों। इसका मतलब सुसाइडल जीन एक्टिवेट तो होगा, एबनॉर्मल सेल अपने आप मरेंगे, पर जिस रेट से वो एबनॉर्मल सेल मरेंगे उससे कई गुना ज्यादा रेट से तो एबनॉर्मल सेल बनते जाएंगे। यानी ट्यूमर जो है वो हावी हो जाएगा, ट्यूमर जो है वो डोमिनेट हो जाएगा। मैंने लिखा है बच्चों ट्यूमर डोमिनेट हो जाएगा। दैट्स इट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। शिवानी लिख रही है बिल्कुल क्लियर है, हामिदा लिख रही है बिल्कुल क्लियर है, अमित लिख रहा है बिल्कुल क्लियर है। ये समझ में आ गया। अब आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो बच्चों, सुनना। पहली बात तो कैंसर सेल के अंदर कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती बच्चों ना। कैंसर सेल का नंबर बढ़ता जाता है, ये कांटेक्ट में आते हैं, पर इनमें ट्यूमर सप्रेसर जीन कभी एक्टिवेट ही नहीं होता। और जब ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट ही नहीं होगा तो इनमें सेल डिवीजन का इनहिबिशन नहीं होता। तो बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों, कैंसर सेल में कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं है। एक और चीज सुन लो बच्चों, कैंसर सेल जो होते हैं ना उनमें टेलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा रहती है, या फिर इस एंजाइम के जो इनिबिटर होते हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो कम रहती है, ऐसा कुछ। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं बच्चों। वैसे एमकेजी सर ने आपको जो है डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाया है, आपको क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा आइडिया बच्चों कि सेंट्रोमेयर होता है, टीलोमेयर होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, बस समझिए। आपको पता है बच्चों, जैसे मान लेते हैं कोई सेल है, बेटा मैं जेनेटिक सेल बायो नहीं पढ़ा रहा हूं सर, आपको बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, मैं थोड़ा सा बस आपको आइडिया दे देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। समझिए, मान लेते हैं बच्चों ये नॉर्मल सेल है, रफली समझते हैं, मान लेते हैं ये नॉर्मल सेल है बच्चों। इसके अंदर जो है हम इस तरह से क्रोमोसोम की बात करें, आप सब पढ़ चुके हैं बच्चों, हिस्टोन, H2A, H2B, H3, H4, न्यूक्लियोसोम मॉडल आप सब पढ़ चुके हैं बच्चों। सुनिएगा, इसके अंदर हम इस तरह से जो है डीएनए की बात कर लेते हैं। आप समझिए, अगर मान लो बच्चों इस सेल को डिवाइड होना है, 1 से 2 सेल बनने हैं, तो नए सेल के लिए भी क्या बनाना पड़ेगा, डीएनए बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है सेल डिवीजन में एम फेज से पहले इंटरफेज होती है बच्चों, इंटरफेज में होती है एस फेज। समझा रहा हूं बच्चों, एस फेज, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि पहले डीएनए रेप्लिकेट होगा, उसके बाद फिर साइटोकाइनेसिस होता है और 2 सेल बन जाते हैं। ये तो कंफर्म है। पर आपको एक चीज पता है बच्चों, ये जो क्रोमोसोम का एंड वाला पार्ट होता है इसे कहा जाता है टीलोमेयर वाला पार्ट। आइडिया ना बच्चों, वैसे डायरेक्टली रटवा नहीं देना चाहिए पर थोड़ा समझा रहा हूं। ये सेंट्रोमियर है, इसे टीलोमेयर कहते हैं। अब आपको पता है जब जब सेल डिवाइड होगा ना बच्चों, उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होगा, और जब जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है आपको पता है उसमें ईआरपी आती है बच्चों, एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। उसमें जो टीलोमेयर वाला पार्ट होता है वो शॉर्ट हो जाता है बच्चों। ये बेटा जेनेटिक्स बायोटेक का पोर्शन है, बस मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर सेल को डिवाइड करना है पहले डीएनए रेप्लिकेशन करना पड़ेगा, पर डीएनए रेप्लिकेशन में एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम होती है। तो जब जब डीएनए सेल डिवाइड होगा पहले डीएनए रेप्लिकेशन में जो टीलोमेयर वाला पार्ट है वो शॉर्ट हो जाता है बच्चों। यानी समझिए, एक बार सेल डिवाइड होगा, टीलोमेयर छोटा हो गया, फिर डिवाइड होगा, टीलोमेयर छोटा हो जाएगा, फिर डिवाइड होगा, टीलोमेयर छोटा हो जाएगा। तो कुछ डिवीजन के बाद टीलोमेयर वाला पार्ट जो है वो छोटा होता चला जाएगा, क्रोमोसोम की शॉर्टनिंग होती चली जाएगी, और अब वो सेल आगे डिवाइड नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी एजिंग हो जाती है, वो सेल बूढ़ा हो जाता है, आगे चलकर वो मर जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। पर हम ये चाहते हैं कि हमारा एक सेल इतना जल्दी ना मर जाए बच्चों, तो उसके लिए जरूरी है टीलोमेयर वाले एंड का क्या होना चाहिए, रिपेयरिंग होती रहनी चाहिए ना। सेल डिवाइड होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, टीलोमेयर छोटा हो जाएगा, तो सेल के पास एक एंजाइम होता है बच्चों, टीलोमरेज एंजाइम। वो टीलोमरेज एंजाइम क्या करता है, टीलोमेयर वाले पार्ट को रिपेयर कर देता है, ताकि सेल के अंदर क्रोमोसोम बना रहे, ताकि वो कुछ लंबे समय तक उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाए बच्चों। यानी मैं आपको एक लाइन कहना चाहूंगा, टेलोमरेज एंजाइम रहेगा हिट तो सेल रहेगा फिट। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा बच्चों। टेलोमरेज एंजाइम रहेगा हिट तो सेल रहेगा फिट। वापस बोल रहा हूं बच्चों, सेल को डिवाइड करना है, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो टीलोमेयर छोटा हो जाता है। और सोचेगा टीलोमेयर अगर छोटा होता चला जाएगा तो क्रोमोसोम एक टाइम पर बहुत छोटा हो जाएगा, सेल की डेथ हो जाती ना बच्चों। पर समझे, सेल के पास एक एंजाइम होता है बच्चों, टीलोमरेज एंजाइम, वो टीलोमेयर को रिपेयर करता रहता है।
यानी टीलोमरेज एंजाइम होगा तो टीलोमेर रिपेयर हो जाएगा, टीलोमेर रिपेयर हो जाएगा तो क्रोमोसोम या डीएनए कभी खत्म नहीं होगा सेल में, तो सेल लंबे समय तक चल जाएगा ना बच्चों। यानी एक लाइन है, टेलोमरेज एंजाइम रहेगा हिट तो सेल रहेगा फिट। पर क्या होता है बच्चों, हमारे अंदर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। पहले मैं आपको नॉर्मल समझा रहा हूं, हमारे अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना बच्चों, इस एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो टीलोमेर फिर रिपेयर नहीं हो पाते हैं, और टीलोमेर रिपेयर नहीं हो पाएंगे तो हर सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम छोटा हो जाता है, डीएनए बहुत कम हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है। पर समझिए, कैंसर सेल तो बच्चों ये जो है वर्चुअली इमोर्टल सेल है ना बच्चों, कैंसर सेल जो है वो तो वर्चुअली इमोर्टल सेल है बेटा। कैंसर सेल जो है कभी मरते ही नहीं है ना, कैंसर सेल का काम क्या है, डिवाइड डिवाइड डिवाइड। तो कैंसर सेल तो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, और डिवाइड करते रहते हैं मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होता रहता है, तो उनका क्रोमोसोम कभी खत्म नहीं होता है ना। तो कैंसर सेल में जो टीलोमेर वाला पार्ट है वो हमेशा रिपेयर होता रहता है, और रिपेयर करता कौन है, टीलोमरेज एंजाइम बच्चों। तो कैंसर सेल में इस एंजाइम की एक्टिविटी हमेशा ज्यादा रहती है बच्चों। तो कैंसर सेल में टेलोमरेज एंजाइम की एक्टिविटी हमेशा ज्यादा रहती है, या फिर इस एंजाइम को जो इनिबिट करते हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो कम रहती है। ऐसा कुछ शॉर्ट में बोलूंगा बच्चों कि टेलोमरेज एंजाइम हिट तो सेल रहेगा फिट, और कैंसर सेल हमेशा फिट रहता है ना बच्चों, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, क्योंकि उसमें टीलोमेर कभी भी खत्म ही नहीं होता। और टीलोमेर खत्म क्यों नहीं होता, क्योंकि टीलोमरेज एंजाइम उसमें हमेशा एक्टिव रहता है, एक्टिविटी ज्यादा रहती है, रिपेयर करता रहता है। दैट्स इट बच्चों। बच्चे लिख रहे हैं, नूर आलम लिख रहा है आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, सुरेंद्र भी लिख रहा है आप मस्त पढ़ा रहे हो सर। ये सच्चाई है बच्चों, मैंने आपको कहा था ना ऑफलाइन की दुनिया आपको ऑनलाइन में देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, बस तन मन से जुड़ जाइए, धन आपसे मांगा ही नहीं है, ये आप भी जानते हैं बच्चों। तो यहां पर बच्चों मैंने आपको जो है ये कैंसर की सेकंड स्लाइड मैंने आपको समझाई है। मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आज की क्लास आपको 100 में ये बच्चों, अभी कैंसर टॉपिक पूरा नहीं हुआ बच्चों ना, इसमें 2 स्लाइड और हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों ना। आज मैंने आपको कैंसर की डेफिनेशन, हमने मलेरिया पढ़ा बच्चों वो समझ में आ गया होगा, कैंसर की डेफिनेशन बताई, कैंसर कैसे होता है वो हमने समझा बच्चों, और सबसे इंपॉर्टेंट है कैंसर सेल जो होते हैं ना उनमें कॉन्टेक्ट इनिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं है, कॉन्टेक्ट में आते हैं फिर भी उनमें ट्यूमर सप्रेसिव जीन एक्टिविटी नहीं होता, सेल डिवीजन का भी इनिबिटी नहीं होता, यानी कांटेक्ट में आते हैं फिर भी सेल डिवीजन का इनिबिशन नहीं होता, और कैंसर सेल हमेशा फिट रहते हैं क्योंकि टेलोमरेज एंजाइम हमेशा हिट रहता है बच्चों। ऐसा कुछ ना, तो हम आज की क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बच्चों कैंसर टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। मुस्कुराते रहिए।